थोड़ा इमेजिन किया जाए एक ऐसा सीन जहां कोई स्टूडेंट रात के 3 बजे तक पढ़ाई कर रहा है, आंखें जल रही हैं, पीठ में दर्द है। बहुत ही कॉमन सिचुएशन है। या फिर कोई ऐसा वर्कआउट जहां ट्रेनर ने लिटरली जान निकाल दी हो, मतलब बेड देखते ही रोना आ जाए। ऐसी फीलिंग को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इज इज इंटेंस, हड्डी तोड़ देने वाली थकावट को बताने के लिए हमारा पहला वर्ड है ग्रूलिंग। GRUELING। ग्रूलिंग। वर्ड सुनने में ही लग रहा है जैसे किसी को ग्रिल मशीन में पीस दिया गया हो। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? इंग्लिश में इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली टायरिंग एंड डिमांडिंग, और हिंदी में हम इसे कहते हैं बेहद थकाने वाला या बहुत कठिन। राइट। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि ये सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि दिमाग को भी पूरी तरह निचोड़ देता है। अच्छा, तो इसके पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स क्या-क्या हो सकते हैं? देखो, इसके कुछ बेहतरीन सिनोनिम्स हैं। एग्जॉस्टिंग यानी जो पूरी एनर्जी निकाल दे, ड्रेनिंग जो मेंटली और फिजिकली खाली कर दे, ऑर्ड्यूअस और बैक ब्रेकिंग। वेट, यहाँ मेरा एक छोटा सा डाउट है। हाँ, बताइए। अगर किसी की एनर्जी पूरी तरह खत्म हो गई है, तो वो इंसान सीधा एग्जॉस्टिंग क्यों ना बोले? एग्जॉस्टिंग की जगह ग्रूलिंग बोलने की क्या जरूरत है? यही तो कैच है। देखो, एग्जॉस्टिंग तो कोई एक छोटे से काम से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई 2 मंजिल सीढ़ियां चढ़कर आ गया और हाँफने लगा। हाँ, वहाँ वो एग्जॉस्ट हो सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन ग्रूलिंग ना आमतौर पर एक लंबा और बहुत ही इंटेंस प्रोसेस होता है। इसमें एक सस्टेन्ड एफर्ट लगता है। अच्छा, जैसे लंबी तैयारी करना। हाँ, जैसे यूपीएससी या सीए की तैयारी। वो एक दिन का काम नहीं है, वो एक पूरा ग्रूलिंग प्रोसेस है। समझ गई। यानी जहाँ लंबे समय तक खुद को पुश करना पड़े। तो डेली लाइफ में इसको टफ एग्जाम्स, लॉन्ग शिफ्ट्स या हेवी वर्कआउट्स के लिए यूज करेंगे? बिल्कुल सही। चलो इसकी सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंस, द ग्रूलिंग प्रैक्टिस सेशन लास्टेड 4 आवर्स। यानी प्रैक्टिस सेशन 4 घंटे चला और बहुत थकाने वाला था। सच में 4 घंटे लगातार पसीना बहाना वाकई ग्रूलिंग है। सही कहा। दूसरा सेंटेंस देखो, प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल्स वाज अ ग्रूलिंग एक्सपीरियंस। मतलब फाइनल एग्जाम्स की तैयारी बहुत कठिन और थकाने वाली थी। ये तो हर स्टूडेंट की कहानी है, सब रिलेट कर पा रहे होंगे इससे। बिल्कुल। पढ़ाई की इस टेंशन से थोड़ा बाहर निकलते हैं। हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है ना, जो चाय में भी चॉकलेट डालकर पी लेता है, अरे हाँ, होते हैं ऐसे लोग। या सर्दियों में भी हाफ पैंट पहनकर घूमता है। मतलब वो थोड़ा अलग सा है ना, वियर्ड नहीं बट इंटरेस्टिंगली डिफरेंट। हाँ, इस तरह के मजेदार और थोड़े अलग कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हमारा दूसरा वर्ड है क्वर्की। QUIRKY। क्वर्की, ये वर्ड ही अपने आप में थोड़ा चुलबुला सा लग रहा है। बिल्कुल। इंग्लिश में इसका मीनिंग है अनयूजुअल इन अ फन और इंटरेस्टिंग वे। हिंदी में इसका मतलब है अजीब लेकिन दिलचस्प। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे फिर? इसके सिनोनिम्स हैं एक्सेंट्रिक यानी थोड़ा अटपटा, अनकन्वेंशनल, पिक्यूलियर और ऑफ बीट, जिसका मतलब है एकदम हट के स्टाइल वाला। एक सेकंड, अगर मैं किसी को क्वर्की बोल दूं, तो क्या वो बुरा मान जाएगा? मेरा मतलब है क्या किसी को क्वर्की बोलना उसकी बेइज्जती है? बहुत ही लॉजिकल सवाल है, लेकिन नहीं, क्वर्की होना असल में एक पॉजिटिव बात है। अच्छा। हाँ, अगर हम किसी को वियर्ड कहते हैं तो वो अक्सर नेगेटिव माना जाता है। जैसे कोई बहुत ही अजीब और डरावनी हरकत कर रहा हो तो वो वियर्ड है। लेकिन क्वर्की होने में एक मजेदार चार्म होता है। ओ, यानी ये क्रिएटिविटी की निशानी है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो डेली लाइफ में हम इसे किसी की पर्सनैलिटी, उनके अतरंगी फैशन सेंस, रूम डेकोर या आजकल के जो क्रिएटिव इंस्टाग्राम बायोज होते हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं। एकदम सही। चलो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला सेंटेंस, शी हैज अ क्वर्की सेंस ऑफ फैशन। उसका फैशन सेंस थोड़ा अलग लेकिन मजेदार है। जैसे पोल्का डॉट शर्ट के साथ नियॉन स्नीकर्स पहन लेना। एब्सोल्युटली। दूसरा सेंटेंस देखो, हिज क्वर्की हैबिट्स मेक हिम यूनिक। उसकी अजीब लेकिन मजेदार आदतें उसे अलग बताती हैं। जैसे हर छोटी बात पर कोई रैंडम फन फैक्ट बताना। सही पकड़ा। अब थोड़ा ना फिल्म्स और कहानियों की वाइब में चलते हैं। कई बार मूवीज में एक ऐसा हीरो होता है जो एकदम परफेक्ट या जादुई ताकत वाला नहीं होता। रियलिस्टिक टाइप का हीरो। हाँ, वो लाइफ में स्ट्रगल करता है, सड़कों पर धक्के खाता है, मार खाता है और फिर मिट्टी में सनकर वापस खड़ा होता है। एकदम रॉ और इंटेंस वाइब आती है ना वहां से। इस रफ एंड टफ और एकदम असली लगने वाली वाइब के लिए सही वर्ड है ग्रिटी। GRITTY। ग्रिटी,
इसमें ग्रिट वर्ड छुपा हुआ है जिसका मतलब शायद धैर्य या मिट्टी होता है। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। इंग्लिश में ग्रिटी का मतलब है रियलिस्टिक, टफ एंड इंटेंस। हिंदी में हम इसे कठोर और यथार्थवादी कहते हैं। तो फिर इसके सिनोनिम्स भी काफी भारी भरकम होंगे। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं टफ, हार्ड हिटिंग यानी सीधा दिल और दिमाग पर असर करने वाला, रॉ और इंटेंस। वेट, तो क्या लाइफ में होने वाली हर इंटेंस चीज ग्रिटी होती है? मान लीजिए कोई बहुत तेज बारिश हो रही है और माहौल इंटेंस है, तो क्या वो ग्रिटी है? नहीं, सिर्फ इंटेंस होना काफी नहीं है। ग्रिटी में एक खास बात होती है, असली दुनिया का स्ट्रगल। अच्छा। इसमें रियल वर्ल्ड की धूल मिट्टी और कठिनाई साफ दिखाई देती है। ये हवा हवाई या फैंटेसी नहीं होता। समझ गई। तो इसे हम डार्क मूवीज, किसी की इंस्पायरिंग स्ट्रगल स्टोरी या किसी की स्ट्रॉन्ग और न हार मानने वाली पर्सनालिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके सेंटेंसेस सुनिए। पहला, द फिल्म हैड अ ग्रिटी स्टोरी लाइन। फिल्म की कहानी बहुत यथार्थवादी और सख्त थी। मतलब उसमें कोई फेक ड्रामा नहीं, सीधा असली समाज की सच्चाई थी। एकदम सही। दूसरा सेंटेंस, शी गेव अ ग्रिटी परफॉर्मेंस। उसने बहुत दमदार और मजबूत परफॉर्मेंस दी, जैसे किसी मुश्किल रोल को पूरी शिद्दत से निभाना। एग्जैक्टली। अब आते हैं एक ऐसी सिचुएशन पर जिसे शायद हर कोई रिलेट करेगा, जब कोई इंसान सीधे मुंह आकर इंसल्ट ना करे पर अपने सार्केज्म से ऐसी चुभने वाली बात बोल दे कि आग लग जाए। ताने मारने वाले लोग। हाँ, मतलब वो बात थोड़ी फनी भी होती है पर असल में एक ताना होती है। इस तीखे और छुभने वाले अंदाज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारा चौथा वर्ड, स्नाकी। SNARKY। स्नाकी, ये तो वर्ड ही ऐसा साउंड कर रहा है जैसे कोई सांप फुफकार रहा हो। अच्छी तुलना है। इंग्लिश में इसका मीनिंग है सार्कास्टिक एंड स्लाइटली रूड। हिंदी में इसे कहेंगे ताना मारने वाला या व्यंग्यात्मक। इसके सिनोनिम्स क्या-क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स में आता है सार्कास्टिक, मॉकिंग यानी किसी का मजाक उड़ाने वाला, सैसी और सिनिकल। यहाँ ना मेरा एक डाउट क्लियर कीजिए। हम अक्सर लोगों को सार्कास्टिक बोलते हैं, तो सार्कास्टिक और स्नार्की में असली फर्क क्या है? क्या दोनों सेम नहीं है? दोनों सेम नहीं है। देखो, सार्काज्म एक बहुत बड़ा और ब्रॉड टर्म है। सार्काज्म का इस्तेमाल कई बार सिर्फ मजाक के लिए या सिचुएशन को फनी बनाने के लिए भी हो सकता है। हाँ, बिना किसी को हर्ट किए। पर स्नार्की में ना एटीट्यूड और वो ताना मारने वाली वाइब बहुत ज्यादा होती है। ओह, स्नार्की कमेंट का मकसद ही सामने वाले को थोड़ा नीचा दिखाना या इरिटेट करना होता है। ओह, अच्छा, तो डेली लाइफ में इसे उन दोस्तों या रिलेटिव्स के विटी बट रूड कमेंट्स के लिए यूज करते हैं जो मीठे बनकर ताना मार देते हैं। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। चलो सेंटेंसेस पर आते हैं। पहला, ही मेड अ स्नार्की कमेंट अबाउट माई प्रोजेक्ट। उसने मेरे प्रोजेक्ट पर ताना मारने वाली टिप्पणी की, जैसे किसी ने कहा हो कि वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, 3 दिन में सिर्फ एक पन्ना लिखा। हाँ, एकदम वैसा ही था। दूसरा सेंटेंस देखो, डोंट गेट स्नार्की विद मी। मेरे साथ व्यंग्यात्मक मत बनो, यानी मुझे ताने मत मारो। वाह, ये तो बहस के टाइम के लिए बहुत ही यूजफुल वर्ड है। बिल्कुल। बहस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक और कॉमन सिचुएशन की बात करते हैं। पिज्जा ऑर्डर करना है। अब 20 मिनट लग गए मेन्यू देखने में। चीज बर्स्ट या पनीर मखानी। वही तो। या फिर करियर का डिसीजन हो, साइंस लूं या कॉमर्स, जब कोई डिसीजन लेने में ही सारा टाइम निकाल दे और बस अटक जाए। इस मेंटल कंफ्यूजन और अटकने वाली स्टेट के लिए हमारा पांचवा वर्ड है डिथर। DITHER। डिथर सुनने में थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कोई कांप रहा हो या हिल रहा हो। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? आप काफी करीब हैं। इंग्लिश में डिथर का मतलब है टू हेजिटेट और बी इनडिसाइसिव। हिंदी में इसे कहते हैं हिचकिचाना या निर्णय ना ले पाना। इसके सिनोनिम्स? सिनोनिम्स हैं हेजिटेट यानी झिझकना, वेवर, वैसिलेट और स्टॉल जिसका मतलब है जानबूझकर फैसला टालना। एक सेकेंड, अगर मैं हेजिटेट कर रही हूँ तो क्या मैं डिदर कर रही हूँ? ये तो बस हेजिटेट करना ही हुआ ना। यहाँ एक बहुत ही बारीक फर्क है। देखो, हेजिटेट इंसान अक्सर किसी डर, शर्म या घबराहट की वजह से एक पल के लिए करता है, जैसे स्टेज पर जाने से पहले। अच्छा, और डिदर? डिदर में दिमागी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। आप ऑप्शंस के बीच में फंसे रहते हैं। ये डर से ज्यादा
ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है। ओह, तो वो दोस्त जो कभी डिसाइड नहीं कर पाते कि कहाँ घूमने जाना है, या खुद के वो मोमेंट्स जब हम कपड़े सिलेक्ट करते हुए ओवरथिंक करते हैं, वो डिदर करना है। बिल्कुल। सेंटेंस देखिए, शी डिदर्ड बिफोर चूजिंग अ सब्जेक्ट। उसने विषय चुनने से पहले बहुत हिचकिचाहट की, मतलब काफी लंबा समय लगाया सोचने में। एकदम सही। दूसरा सेंटेंस है, स्टॉप डिदरिंग एंड मेक अ डिसीजन। हिचकिचाना बंद करो और फैसला लो, अब चाहे वो पिज्जा का हो या करियर का। सही बात है। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो फैसला तो ले लेते हैं, लेकिन दूसरों का दिमाग खराब करने का। याद है क्लास का वो एक बच्चा कौन सा बच्चा? जो बहुत लाउड भी है, बीच में इंटरप्ट भी करता है और फालतू का एटीट्यूड दिखाता है। मतलब उस इंसान को देखकर इरिटेशन लेवल 100 पर चला जाता है। उफ, ऐसे बर्दाश्त से बाहर वाले बिहेवियर के लिए हमारा छठा वर्ड है obnoxious। OBNOXIOUS। obnoxious, इसके तो प्रोनंसिएशन में ही काफी वजन लग रहा है। इंग्लिश में इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली अनोइंग एंड अनप्लेजेंट। हिंदी में हम इसे कहते हैं बहुत ही परेशान करने वाला। तो इसके सिनोनिम्स भी हेवी होंगे। जी हाँ, सिनोनिम्स है annoying, irritating, rude और offensive। मान लो मेरा छोटा भाई टीवी का रिमोट छुपाकर मुझे तंग कर रहा है, तो क्या मैं उसे obnoxious बोल सकती हूँ? नहीं, यहाँ इंटेंसिटी का खेल है। एक छोटा भाई अनोइंग हो सकता है, वो आपको इरिटेट कर सकता है, लेकिन ऑब्नॉक्शियस आम अनोइंग से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है। अच्छा, मतलब जो बर्दाश्त ना हो सके। हाँ, ये वो बिहेवियर है जिसे समाज में बर्दाश्त करना लगभग नामुमकिन हो। जैसे कोई पब्लिक जगह पर वेटर्स के साथ बुरी तरह चिल्लाकर बात कर रहा हो, वो ऑब्नॉक्शियस है। ओह, गॉट इट। तो ऐसा बिहेवियर जो सच में आपके नर्व्स पर असर करे। बिल्कुल। इसके सेंटेंसेस देखिए। पहला, हिज ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर रूइन द पार्टी। उसके परेशान करने वाले व्यवहार ने पार्टी खराब कर दी। एक इंसान ने पूरी वाइब किल कर दी। सही कहा। दूसरा सेंटेंस, स्टॉप बीइंग सो ऑब्नॉक्शियस। इतना परेशान करने वाला मत बनो। एकदम डायरेक्ट और पावरफुल स्टेटमेंट। हाँ, सब चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, फुल एनर्जी ब्लास्ट। साइलेंट मोड का ऑपोजिट। हाँ, एग्जैक्टली। इस वाइब्रेंट और मजेदार एनर्जी को बताने के लिए हमारा सातवां वर्ड है बॉइस्ट्रस। BOISTROUS। बॉइस्ट्रस। ये वर्ड बोलते हुए ही एक एनर्जी फील होती है। इंग्लिश में इसका मतलब है नॉइजी, एनर्जेटिक एंड लाइवली। हिंदी में से कहेंगे शोरगुल और जोश से भरा। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? लाउड, एनर्जेटिक, राउडी और विवेशियस। एक चीज बताइए, आपने सिनोनिम में राउडी कहा, तो क्या बॉइस्ट्रस होना राउडी होने जैसा ही है? क्योंकि राउडी तो थोड़ा गुंडागर्दी टाइप लगता है ना। बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहीं पर वर्ड्स की डेप्थ समझनी होती है। देखो, राउडी होना अक्सर थोड़ा नेगेटिव होता है, वहां तोड़फोड़ होने का डर रहता है। लेकिन बॉइस्ट्रस में एक पॉजिटिव, फन एनर्जी होती है। ये खुशी वाला शोरगुल है। जैसे छोटे बच्चे जब पार्क में खेलते हैं तो वो बॉइस्ट्रस होते हैं, राउडी नहीं। क्या बात है, ये डिफरेंस बहुत कमाल का था। तो इसे हम पार्टीज, किड्स और सेलिब्रेशंस के लिए यूज करते हैं, जहां खुशी से शोर मच रहा हो। बिल्कुल। पहला सेंटेंस देखिए, द किड्स वर बॉइस्ट्रस ड्यूरिंग द ट्रिप। बच्चे यात्रा के दौरान बहुत शोरगुल कर रहे थे। मतलब बस में अंताक्षरी चल रही होगी फुल वॉल्यूम पे। हाँ। दूसरा सेंटेंस, द क्राउड बिकेम बॉइस्ट्रस आफ्टर द विन। जीत के बाद भीड़ जोश से भर गई। वो जो स्टेडियम में हूटिंग और खुशी होती है, वो बॉइस्ट्रस है। सही पकड़ा। अब आते हैं हमारे आठवें वर्ड पर। किसी का फोन या लैपटॉप एकदम सही चल रहा है, कोई खराबी नहीं है, पर फिर भी वो सेटिंग्स में घुस के कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, बस अंदर का एक्सपेरिमेंट मोड ऑन। इस आदत को डिस्क्राइब करने के लिए हमारा वर्ड है टिंकर। TINKER। टिंकर। ऐसा लगता है जैसे किसी टूल बॉक्स की आवाज हो, टिंग टिंग। आप वर्ड्स के साउंड को बहुत अच्छे से पकड़ती हैं। इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू एडजस्ट और फिक्स समथिंग कैजुअली। हिंदी में इसका मतलब है चीजों से छेड़छाड़ करना या सुधारने की कोशिश करना। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? सिनोनिम्स हैं एडजस्ट, मॉडिफाई, फिक्स और एक्सपेरिमेंट। तो अगर मेरे फोन की स्क्रीन टूट गई है और मैं उसे रिपेयर शॉप पर ठीक करा रही हूँ, तो क्या मैं कहूंगी कि वो स्क्रीन को टिंकर कर रहा है? नहीं नहीं, यहाँ फर्क समझना जरूरी है। फिक्स करना एक सीरियस रिपेयर होता है जहां कोई चीज टूट गई है, जबकि टिंकर एक कैजुअल छेड़छाड़ है। कैजुअल छेड़छाड़? हाँ, आप बस चीजों को खोल कर देख रहे हैं कि वो कैसे काम करती हैं
या बिना किसी बड़े प्लान के उसे थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो गैजेट्स, बाइक्स के इंजन्स, कोडिंग में कोड बदलना या जो घर में DIY प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट वर्ड है। एकदम सही। सेंटेंस देखिए, ही लव्स टू टिंकर विद ओल्ड कंप्यूटर्स। उसे पुराने कंप्यूटर्स के साथ छेड़छाड़ करना पसंद है, मतलब रैम निकाल के देखना या मदरबोर्ड साफ करना। सही। दूसरा सेंटेंस है, शी टिंकर्ड विद द डिजाइन ऑल नाइट। उसने पूरी रात डिजाइन में बदलाव किए। परफेक्शन के लिए थोड़ा थोड़ा कैजुअल एडजस्टमेंट करना। हाँ। अब 9वें वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। लाइफ की एक बहुत ही गहरी फीलिंग। याद है जब हम छोटे थे तो अपने बर्थडे के लिए 1 महीने पहले से एक्साइटेड रहते थे, रात को नींद नहीं आती थी। और अब बर्थडे वाले दिन भी लगता है कि हाँ ठीक है, बस एक और दिन है। मतलब लाइफ की चीजों से थोड़ा बोर हो गए हैं। अनुभव और तजुर्बे के साथ आने वाले स्टेट ऑफ माइंड को कहते हैं जेडेड, JADED, जेडेड। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? इंग्लिश में जेडेड का मीनिंग है टायर्ड और बोर्ड ड्यू टू टू मच एक्सपीरियंस। हिंदी में इसे कहते हैं ऊब चुका या थका हुआ मन से। अच्छा, ये फिजिकली थकान नहीं है, ये मानसिक थकान है जो दुनियादारी देखने के बाद आती है। तो इसके सिनोनिम्स में बोरियत वाले वर्ड्स होंगे? बिल्कुल। सिनोनिम्स हैं बोर्ड, वेरी, सिनिकल और इनडिफरेंट। एक डाउट है, अगर कोई लगातार 3 घंटे मैथ्स पढ़कर बोर हो गया है, तो क्या वो जेडेड है? नॉर्मल बोरियत और जेडेड में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। नॉर्मल बोरियत एक दिन की या किसी खास काम की वजह से होती है। आप कुछ और कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएगी। हाँ, वो तो है। लेकिन जेडेड रातों रात नहीं होता। ये किसी चीज के लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस से होता है। जब एक ही चीज बार बार होती है ना, तो दिमाग का एक्साइटमेंट लेवल गिर जाता है। गॉट इट। मतलब जब कोई बार बार एक ही चीज होने के कारण परमानेंटली एक्साइटमेंट खो दे, जैसे कॉर्पोरेट जॉब्स में होता है। बिल्कुल सही। पहला सेंटेंस सुनिए, ही फेल्ट जेडेड आफ्टर इयर्स इन द सेम जॉब। कई साल एक ही नौकरी करने के बाद वो ऊब चुका था, वो स्पार्क खत्म हो गया था। दूसरा सेंटेंस, शी साउंडेड जेडेड अबाउट रिलेशनशिप्स। वो रिश्तों को लेकर ऊभी हुई लग रही थी, शायद बार बार दिल टूटने की वजह से। बहुत ही डीप वर्ड है ये तो। हाँ। अब आते हैं आज के आखिरी और 10वें वर्ड पर। इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन जहां सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो रही हों कि अगले साल कंपनी का प्रॉफिट डबल हो जाएगा। हवाई बातें। वही। लेकिन कोई पूछता है कि भाई ऐसा रिजल्ट दिखाओ जो सिर्फ प्रॉमिस ना हो, हाथ में प्रूफ हो, जिसे सामने देखा या फील किया जा सके। इस ठोस और असली चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमारा आखिरी वर्ड है टेंजिबल। TANGIBLE। टेंजिबल, इसका मीनिंग क्या है? इंग्लिश में इसका मतलब है रियल एंड एबल टू बी टच्ड और क्लियरली सीन। हिंदी में इसका मतलब है ठोस या जिसे महसूस या देखा जा सके। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? सिनोनिम्स हैं कॉन्क्रीट यानी पक्का और स्पष्ट, फिजिकल, रियल और विजुअल। यहाँ मेरा एक थोड़ा लॉजिकल डाउट है। पूछिए। हवा यानी कि एयर, हवा रियल है ना, लेकिन क्या हवा टेंजिबल है? बहुत ही स्मार्ट सवाल है। यहीं पर टेंजिबल का असली मतलब समझ आता है। हवा रियल है, ऑक्सीजन असली है, लेकिन वो टेंजिबल नहीं है क्योंकि आप हवा को पकड़ के हाथ में नहीं दिखा सकते। अच्छा। टेंजिबल चीजों को फिजिकली फील किया जा सकता है या साफ तौर पर मेजर किया जा सकता है। जैसे आपके हाथ में कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड हो जो आपकी मेहनत का टेंजिबल प्रूफ हो। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर किया। तो डेली लाइफ में इसे हम रिजल्ट्स, प्रूफ, एविडेंस या किसी के एक्चुअल ग्रोथ दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एकदम सही। सेंटेंस देखिए, वी नीड टेंजिबल रिजल्ट्स, नॉट जस्ट प्रोमिसेस। हमें सिर्फ वादे नहीं, ठोस परिणाम चाहिए। बहुत हो गई हवा हवाई बातें, अब डेटा दिखाओ। बिल्कुल। दूसरा सेंटेंस है, देयर वाज अ टेंजिबल इंप्रूवमेंट इन हिज ग्रेड्स। उसके अंकों में साफ और ठोस सुधार दिखा। मतलब रिपोर्ट कार्ड में C से A ग्रेड आ गया, जो एकदम साफ साफ दिख रहा है। सही। कभी टीचर क्लास में एक अजीब सा इंस्ट्रक्शन देती हैं, बोलती हैं कि कल जो पढ़ा था उसको फिर से देख लो। हाँ, मतलब आज कुछ नया स्टार्ट नहीं करना है। एग्जैक्टली। बस पुराने वाले को दोबारा चेक करना है। तो इसके लिए क्या वर्ड है? इस स्पेसिफिक एक्शन के लिए हमारा वर्ड है गो ओवर। अच्छा, गो ओवर मतलब टू रिव्यू और एग्जामिन समथिंग अगेन। हाँ, हिंदी में कहे तो किसी चीज को दोबारा देखना या समझना। लेकिन यार एक कंफ्यूजन है। क्या? इसके सिनोनिम्स तो बहुत सारे हैं जो हम रोज यूज करते हैं, लाइक
रिव्यू या चेक। हम सीधा ये क्या नहीं बोलते कि लेट्स चेक द नोट्स? यही तो मजा है वोकैबुलरी का। इसके 4 मेन सिनोनिम्स हैं, रिव्यू, चेक, एग्जामिन और रीविजिट। ओके। और सबके पीछे का इंटेंशन अलग है। जैसे रिव्यू थोड़ा फॉर्मल साउंड करता है, लाइक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए। हाँ, और चेक बहुत ही शॉर्ट होता है। आप चेक करते हैं कि गैस बंद है या नहीं, आप उस पे घंटों नहीं बिताते। ओह, मेक सेंस। एग्जामिन का मतलब होता है डीपर एनालिसिस, जैसे डॉक्टर करता है। और रीविजिट एक ब्रॉडर टर्म है। तो एक बात बताओ, अगर मैं एग्जाम से पहले जल्दी जल्दी पन्ने पलट रहा हूँ, हाँ, तो क्या वो सिर्फ चेक करना हुआ और ध्यान से पढ़ना गो ओवर हुआ? यू नेल्ड इट। चेक करना बस हाँ या ना वाला प्रोसेस है, लेकिन गो ओवर एक डिटेल्ड जर्नी है। मतलब कुछ छूट ना जाए इसलिए हम गो ओवर करते हैं। एग्जैक्टली। हम नोट्स या प्रेजेंटेशन को गो ओवर करते हैं। चलो सेंटेंसेस देखते हैं। लेट्स गो ओवर द प्लान बिफोर द मीटिंग। चलो मीटिंग से पहले प्लान दोबारा देख लेते हैं। नाइस। दूसरा है, आई नीड टू गो ओवर माई नोट्स बिफोर द एग्जाम। मुझे एग्जाम से पहले अपने नोट्स दोबारा देखने हैं। परफेक्ट। अब वर्ड नंबर 2 पर आते हैं। एक सीन इमेजिन करो। बताइए। एक दोस्तों की ट्रिप प्लान हो रही है गोवा की। जो कभी होती नहीं है। एग्जैक्टली। कोई डिसाइड ही नहीं कर रहा। व्हाट्सएप ग्रुप में सब बोल रहे हैं कि भाई अभी कुछ फाइनल नहीं है। एक हवा में लटकी हुई सिचुएशन। हाँ, तो इसके लिए क्या फ्रेज है? इसके लिए जो इडियम है वो बिल्कुल लिटरल है, अप इन द एयर। अप इन द एयर मीनिंग नॉट येट डिसाइडेड और अनसर्टेन। अभी तय नहीं हुआ या अनिश्चित। पर इसके सिनोनिम्स भी काफी कॉमन है। अनसर्टेन, अनडिसाइडेड, पेंडिंग और अनसेटल्ड। कॉमन जरूर है, पर हर एक का इमोशनल वेट अलग है। वो कैसे? अनसर्टन थोड़ा फॉर्मल है, अप इन द एयर उसके कंपैरिजन में एक कैजुअल फ्रेज है। राइट। अनडिसाइडेड बहुत डायरेक्ट होता है, और पेंडिंग का मतलब है कि कोई ऑफिशियल डिसीजन रुका हुआ है। अच्छा, तो मेरा एक डाउट है। पूछिए। क्या पेंडिंग सिर्फ फाइल्स और कॉर्पोरेट चीजों के लिए होता है और अप इन द एयर दोस्तों के प्लान्स के लिए? काफी हद तक सही असेसमेंट है। पेंडिंग का एक ब्यूरोक्रेटिक टोन होता है। राइट राइट। लेकिन अप इन द एयर आम जिंदगी का हिस्सा है। प्लान्स, डिसीजंस या प्रमोशंस जब क्लियर नहीं होते तब हम इसे यूज करते हैं। सेंटेंसेस देखते हैं। A vacation plan is still up in the air. हमारी छुट्टी की योजना अभी तय नहीं हुई है। The project approval is up in the air right now. प्रोजेक्ट की मंजूरी अभी अनिश्चित है। Got it. अब तीसरे वर्ड पर चलते हैं। वो मीटिंग वाला एग्जाम्पल याद है जो मैंने शुरू में दिया था? हाँ, जहाँ कोई बैकग्राउंड स्टोरी सुना रहा था। हाँ, 20 मिनट से। और बॉस इरिटेट होकर बोलता है कि सीधा मेन पॉइंट बताओ। इस डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के लिए फ्रेज है कट टू द चेस। Cut to the chase, meaning get to the main point quickly. सीधे मुख्य बात पर आना। इसके सिनोनिम्स में आता है get to the point, be direct, skip the details जी। और be straightforward. बिल्कुल। गेट टू द पॉइंट थोड़ा बेसिक है, पर कट टू द चेस ज्यादा इनफॉर्मल और एक्शन ओरिएंटेड है। अच्छा। स्किप द डिटेल्स पार्शियल आइडिया देता है, और बी स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमानदारी पर फोकस करता है। वेट, अगर मैं अपने बॉस को बोलूं कि सर कट टू द चेस, ओ नहीं, तो क्या ये रूड साउंड नहीं करेगा? बहुत रूड करेगा। ये इनफॉर्मल है और इसमें अथॉरिटी छुपी होती है। बॉस आपको बोल सकता है, पर आप बॉस को नहीं। मेक सेंस। तो ये मीटिंग्स या आर्ग्यूमेंट्स में टाइम वेस्ट ना करने के लिए है। एग्जैक्टली। सेंटेंसेस सुनिए। स्टॉप द स्टोरी एंड कट टू द चेस। कहानी छोड़ो और सीधे मुद्दे पर आओ। I'll cut to the chase. We got the deal. मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं, हमें डील मिल गई। ऑसम। अब मान लो मैं जिम भी गया और रास्ते में एक दोस्त से भी मिल लिया। मतलब एक ट्रिप में 2 काम। हाँ, एक काम से 2 बेनिफिट। 2 birds with 1 stone. Achieve 2 goals with 1 action. एक काम से 2 फायदे करना। और सिनोनिम्स जैसे डबल बेनिफिट, मैक्सिमाइज एफिशिएंसी या मल्टीटास्क भी तो यही हैं। हाँ, पर kill 2 birds with 1 stone बहुत एक्सप्रेसिव और विजुअल है। राइट। मैक्सिमाइज एफिशिएंसी रोबोट जैसा लगता है, और मल्टीटास्क मतलब एक साथ अलग-अलग काम करना। तो मेरी एक एनालॉजी है। हाँ, बताइए। पॉडकास्ट सुनते हुए जॉगिंग करना, मतलब फिटनेस भी और लर्निंग भी। क्या ये किलिंग 2 birds with 1 stone है? बिल्कुल, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। हम इससे ट्रैवल, घर के काम या स्टडी प्लान्स में बहुत यूज करते हैं। Sentences. I called him during my walk to kill 2 birds with 1 stone. मैंने वॉक करते हुए उसे कॉल किया ताकि एक काम से 2 फायदे हो जाएं। Studying in the library helped me focus and avoid noise. 2 birds with 1 stone. लाइब्रेरी में पढ़ने से ध्यान भी लगा और शोर भी नहीं था।
एक काम से दो फायदे। ग्रेट। अब अगले वर्ड पर आते हैं। मान लो मैं रूम में एंट्री करता हूँ और सबको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। कोई प्रूफ नहीं है। कोई प्रूफ नहीं, पर क्लियरली फील हो रहा है। ऐसी सिचुएशंस के लिए वर्ड है अपेरेंट। अपैरेंट, क्लियरली विजिबल और ऑब्वियस, जो साफ दिखाई दे। इसके सिनोनिम्स हैं ऑब्वियस, क्लियर, एविडेंट और नोटिसेबल। पर ऑब्वियस और अपैरेंट तो सुनने में बिल्कुल सेम लगते हैं यार। लगते हैं, पर ऑब्वियस थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, मतलब इन योर फेस। अच्छा, और अपैरेंट? अपेरेंट तब यूज करते हैं जब कोई चीज तुरंत समझ आ जाए, परसेप्शन के बेस पर, बिना हार्ड प्रूफ के। ओ, तो इमोशंस या छिपी हुई मिस्टेक्स के लिए। हाँ, बिल्कुल। सेंटेंसेस देखते हैं। इट वॉज अपैरेंट दैट ही वॉज नर्वस। साफ दिखाई दे रहा था कि वो घबराया हुआ था। द मिस्टेक बिकेम अपैरेंट आफ्टर चेकिंग द रिपोर्ट। रिपोर्ट चेक करने के बाद गलती साफ दिखाई दी। सुपर। अब एक रिलेटेबल सिचुएशन। मॉम चिल्लाती है कि गेम खत्म हो गया। हाँ, अब टॉयज वापस रख दो। हर घर की कहानी। तो इस एक्शन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पुट अवे। पुट अवे। तो प्लेस समथिंग बैक इन इट्स प्रॉपर प्लेस। किसी चीज को वापस उसकी जगह पर रखना। सिनोनिम्स हैं स्टोर, पैकअप, अरेंज और रिटर्न। स्टोर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, पैकअप ट्रैवल के लिए, और अरेंज? अरेंज सिर्फ डेकोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस करता है। पुट अवे मतलब क्लटर क्लियर करना। तो एक सवाल है, क्या कंप्यूटर में फाइल को सही फोल्डर में सेव करना पुट अवे कहलाएगा? मेटाफोरिकली हाँ, पर टेक्निकली ये फिजिकल चीजों के लिए यूज होता है। लाइक किताबें या खिलौने। हाँ, प्लीज पुट अवे योर क्लोथ्स। कृपया अपने कपड़े जगह पर रख दो। शी पुट अवे द डिशेस आफ्टर डिनर। उसने डिनर के बाद बर्तन रख दिए। मूविंग ऑन। रोड पे ट्रक्स खड़े हैं। ट्रैफिक जैम? नहीं, कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा। एंट्री पूरी तरह फोर्स से बंद है। ओह, ऐसी घेराबंदी को कहते हैं ब्लॉकेड। ब्लॉकेड, अ बैरियर दैट प्रिवेंट्स मूवमेंट और एक्सेस। रास्ता रोक देना। इसके सिनोनिम्स हैं बैरियर, ऑब्स्ट्रक्शन, सीज और रोड ब्लॉक। रोड ब्लॉक और ब्लॉकेड में क्या फर्क है? सिर्फ साइज का? नहीं, इंटेंशन का फर्क है। रोड ब्लॉक से आप परमिशन लेके जा सकते हैं। अच्छा। पर ब्लॉकेड बहुत अग्रेसिव होता है, पूरा एक्सेस कट ऑफ करना। लाइक प्रोटेस्ट्स में? हाँ, या मिलिट्री सिचुएशंस में। Protesters created a blockade on the highway. प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर रास्ता रोक दिया। The police removed the blockade quickly. पुलिस ने जल्दी ही घेराबंदी हटा दी। Got it. Next word. किसी ने डेंजर देखा पर पीछे नहीं हटा। हीरो वाली एंट्री। हाँ, दूसरों को बचाने के लिए खुद रिस्क ले लिया। इस नोबल बहादुरी के लिए वर्ड है गैलेंट। Gallant, brave and noble in action. साहसी और वीर। सिनोनिम्स हैं ब्रेव, हेरोइक, वैलिएंट और करेजियस। तो गैलेंट अलग कैसे है? ब्रेव मतलब बस डर के बावजूद एक्शन लेना, पर गैलेंट में एक ऑनर और रिस्पेक्ट का भाव जुड़ा होता है। तो ये सिर्फ एक्शन फिल्मों के हीरो के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये रियल लाइफ रेस्क्यू वर्कर्स या सोल्जर्स के सेल्फलेस एक्शन के लिए है। The firefighter made a gallant rescue. फायर फाइटर ने बहादुरी से बचाव किया। Everyone praised his gallant effort. सभी ने उसके साहसी प्रयास की तारीफ की। Wow. Next scene. दो फोन्स टेबल पर रखे हैं। ब्रांड, कलर, डिजाइन सब एकदम सेम। इसके लिए वर्ड है आइडेंटिकल। Identical. Exactly the same in every detail. बिल्कुल एक जैसे। सिनोनिम्स हैं सेम, अलाइक, मैचिंग, डुप्लीकेट। Alike और identical में क्या फर्क है? अलाइक में हल्का डिफरेंस हो सकता है, आइडेंटिकल में 100% सेम। Wait, अगर 99% सेम हो तो identical बोल सकते हैं? लूज भाषा में शायद, पर टेक्निकली आइडेंटिकल मतलब जीरो मार्जिन ऑफ एरर, एग्जैक्ट डिटेल। The twins look identical. जुड़वा बच्चे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। These two files are identical. ये दोनों फाइलें बिल्कुल एक जैसी हैं। Awesome. अब लास्ट वर्ड। मैंने कैलकुलेटर उठाया, नंबर्स डाले और आंसर मिल गया। हाँ, तो ये प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस को कहते हैं कंप्यूट। कंप्यूट। जी, टू कैलकुलेट यूजिंग नंबर्स। गणना करना। सिनोनिम्स है कैलकुलेट, डिटरमिन, मेजर, इवैल्यूएट। एक बात बताओ, आम बातचीत में लोग कंप्यूट बोलते भी हैं? कम बोलते हैं, आमतौर पर कैलकुलेट चलता है। तो कंप्यूट कब यूज होता है? जब प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, लाइक प्रोग्रामिंग, फाइनेंस या हेवी डेटा एनालिसिस में। The computer can compute complex equations. कंप्यूटर जटिल समीकरणों की गणना कर सकता है। I quickly computed the total cost. मैंने जल्दी से कुल खर्च की गणना कर ली। परफेक्ट।
तो मीटिंग शुरू होती है और कोई जूनियर एक नया आइडिया देता है और अचानक बॉस उसे ऐसे घूरते हैं लाइक दुनिया का सबसे बेवकूफी भरा सवाल पूछ लिया हो। हाँ, वो सीरियसली ये बोल रहे हो वाला लुक। हाँ वही, इसमें सिर्फ मजाक नहीं होता बल्कि एक अजीब सी चुभन होती है। राइट, और इस चुभने वाले लुक को ही हम स्कॉर्नफुल कहते हैं। इसका मतलब है तिरस्कार भरा या फिर शोइंग कंटेम्प्ट। अच्छा, तो लोग जो ऐसे मॉकिंग बोलते हैं वो अलग है क्या? हाँ, क्योंकि मॉकिंग में सिर्फ सार्काज्म होता है यार, पर स्कॉर्नफुल ना एक पावर प्ले है जहां सामने वाले को जानबूझकर नीचा दिखाया जाता है। जैसे ही स्पोक इन अ स्कॉर्नफुल टोन ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, मतलब बहस के दौरान उसने तिरस्कार भले लहजे में बात की। ओ, मतलब जब कोई आइडिया रिजेक्ट करके बुरी तरह देखे तो वो स्कॉर्नफुल है। जैसे शी गेव मी अ स्कॉर्नफुल लुक व्हेन आई सजेस्टेड दैट प्लान। एकदम सही पकड़ा। अब उस तिरस्कार के बाद मीटिंग में एक दूसरा कलीग सारा क्रेडिट अपने नाम करने के लिए कूद पड़ता है। अरे बाप रे, क्रेडिट की ये भूख तो कोई नॉर्मल भूख नहीं होती। बिल्कुल नहीं, इस भयानक भूख को वोरेशियस कहते हैं, मतलब एक्सट्रीमली हंग्री या बहुत ज्यादा भूखा। पर वेट, क्या ये सिर्फ खाने के लिए यूज होता है, लाइक रैवेनस की तरह? नहीं, यही तो ट्विस्ट है। रैवेनस ज्यादातर फिजिकल भूख के लिए होता है, लेकिन वोरेशियस भूख सफलता या नॉलेज किसी के लिए भी हो सकती है। अच्छा, जैसे किताबों के लिए शी इज अ वोरेशियस रीडर ऑफ मिस्ट्री नॉवेल्स। हाँ, और खाने के लिए कह सकते हैं आफ्टर प्रैक्टिस ही वॉज वोरेशियस एंड एट एवरीथिंग। प्रैक्टिस के बाद वो बहुत भूखा था और सब खा गया। सो बेसिकली जब क्रेडिट लेने की ऐसी वोरेशियस भूख हो ना, तो बहस इतनी बढ़ जाती है कि किसी के मुंह से गंदे शब्द निकल जाते हैं और फिर पूरे कमरे में एक ऑकवर्ड सा नाटा छा जाता है। हाँ, तो इस सिचुएशन को हम वल्गर कहते हैं ना? हाँ, इसका अर्थ है अशिष्ट या रूड एंड इंडिसेंट। इसके सिनोनिम्स ऑब्सीन और क्रूड हैं। तो रूड और वल्गर में क्या मेन डिफरेंस है? रूड होना सिर्फ बदतमीजी है, लेकिन वल्गर में ना भाषा या व्यवहार नैतिकता की सारी लिमिट्स पार कर जाता है। ओहो, जैसे हिज वल्गर जोक्स मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल, उसके अशिष्ट मजाक से सब असहज हो गए। बिल्कुल, इसीलिए शी टोल्ड हिम नॉट टू यूज वल्गर लैंग्वेज। उसने उसे गंदी भाषा इस्तेमाल ना करने को कहा। मेक सेंस। ऐसे माहौल में ना एक इंसान ऐसा चाहिए जो चिल्लाने के बजाय चीजें क्लियरली समझाए। हाँ, एकदम उस टीचर की तरह जिसका एक्सप्लेनेशन क्रिस्टल क्लियर होता है। पर एक बात बताओ, क्लियर और लूसिड में क्या फर्क है? क्लियर ना एक बेसिक क्लैरिटी है, जैसे पानी साफ है, लेकिन उस क्रिस्टल क्लियर और स्मार्ट एक्सप्लेनेशन को ल्यूसिड कहते हैं, जहां मुश्किल बात भी आसानी से समझ आ जाए। वाओ, जैसे हर एक्सप्लेनेशन वाज सो ल्यूसिड दैट एवरीवन अंडरस्टूड। हाँ, या फिर द बुक गिव्स अ ल्यूसिड अकाउंट ऑफ द टॉपिक। किताब इस विषय का स्पष्ट विवरण देती है। सही है, लेकिन इमेजिन करो, एक तरफ कोई ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन दे रहा है और दूसरी तरफ कोई फोन पर रील्स देख रहा है। अरे, इतनी सीरियस मीटिंग में इसी रवैये को तो फ्रिवलस कहते हैं, मतलब नॉट सीरियस या तुच्छ। तो क्या ये सिली जैसा ही है? नहीं, सिली बस एक मासूम बेवकूफी हो सकती है, पर फ्रिवलस का मतलब है जहां सीरियस होना चाहिए वहां जानबूझकर लापरवाही दिखाना। जैसे स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन फ्रिवलस थिंग्स, मतलब फालतू चीजों पर पैसे बर्बाद करना बंद करो। या जैसे कोर्ट में होता है, द जज डिसमिस्ड द फ्रिवलस कंप्लेंट। सही कहा, जज ने तुच्छ शिकायत को खारिज कर दिया। और जब टीम में लोग इतनी फ्रिवलस होना, तो प्रोजेक्ट की असली स्थिति गंदे पानी जैसी हो जाती है, जहां सच साफ नहीं दिखता। इसे मर्की कहते हैं, राइट? धुंधला या अनक्लियर। हाँ, डार्क एंड अनक्लियर। पर ऑब्सक्योर का मतलब भी तो अनक्लियर ही होता है ना? होता है, पर ऑब्सक्योर ज्ञान या जानकारी के लेवल पर अनक्लियर होता है। मर्की अक्सर विजुअली या इरादों के मामले में धुंधला होता है। अच्छा, जैसे द वाटर लुक्ड डार्क एंड मर्की, पानी गहरा और गंदला दिख रहा था। और बिजनेस में कह सकते हैं द डिटेल्स ऑफ द डील आर स्टिल मर्की। इस सौदे की जानकारी अभी भी अस्पष्ट है। और जब डिटेल्स मर्की होती हैं तो काम ऐसे होता है जैसे बिना सोचे समझे तीर चलाए जा रहे हो। रूम ऐसा लगता है जैसे बम फटा हो। बिल्कुल, इस अस्तव्यस्त तरीके को हैपहैज़र्ड कहते हैं, रैंडम या केयरलेस। तो केओटिक और इसमें क्या अंतर है? केओटिक का मतलब है पूरा तबाही का मंजर, जबकि हैपहैज़र्ड का मतलब है बस बिना किसी प्लानिंग के किया गया काम। अच्छा, जैसे दे मेड अ हैपहैज़र्ड प्लान फॉर द ट्रिप। हाँ, या हिज नोट्स वर रिटन इन अ हैपहैज़र्ड वे। उसके नोट्स अस्त-व्यस्त तरीके से लिखे थे। यार, इस हैपहैज़र्ड सिस्टम को ठीक करने के लिए तो एक बहुत ही सॉलिड इरादा चाहिए जो आसानी से टूटे नहीं। ऐसी मजबूत इरादे या चीज को स्टर्डी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड। ड्यूरेबल भी तो यही होता है। ड्यूरेबल वो है जो लंबे समय तक चले,
लेकिन स्टडी का मतलब है जो फिजिकली या मेंटली झटके बर्दाश्त कर सके। ओह, जैसे इंसान के लिए शी हैज अ स्टडी डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, उसके पास सफल होने का मजबूत संकल्प है। और चीजों के लिए दिस टेबल इज स्टडी एंड वेल बिल्ट, ये मेज मजबूत और अच्छी तरह बनी है। नाइस। लेकिन इतने प्रेशर में अक्सर विचार इतने मिक्सअप हो जाते हैं कि इंसान अपना पॉइंट ही भूल जाता है। मैं तो हमेशा मडल और कंफ्यूज में उलझ जाती हूँ। देखो, कंफ्यूज होना एक मेंटल स्टेट है जहां आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन मडल का मतलब है चीजों को गड़बड़ कर देना या खुद उलझा देना। ये एक एक्शन है। अच्छा, जैसे डोंट मडल द फाइल्स ऑन माई डेस्क। हाँ, मेरी मेज पे रखी फाइलों को मत उलझाओ। और आप कह सकती हैं आई ऑलवेज मॉडल नेम्स ड्यूरिंग इंट्रोडक्शंस। हाँ, ट्रू। और फाइनली जब इंसान सब कुछ मडल कर देता है तो बॉस के सामने बचने के लिए जो बहाना देता है वो बहुत कमजोर होता है। और उस दयनीय कमजोरी को फीबल कहते हैं, मतलब वेरी वीक या शक्तिहीन। तो वीक और फीबल में क्या फर्क हुआ? वीक एक नॉर्मल कमजोरी है, पर फीबल मतलब इतना कमजोर जिसका कोई असर ही ना हो। जैसे ही गेव अ फीबल एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, उसने देर से आने का बहुत कमजोर बहाना दिया। या द ओल्ड मैन स्पोक इन अ फीबल वॉइस, बूढ़े आदमी ने कमजोर आवाज में बात की। तो एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करते हैं जिससे शायद हर कोई गुजरा होगा। कभी ऐसा फील हुआ है कि एनर्जी लेवल बिल्कुल जीरो हो चुका है? ओह बिल्कुल, जैसे बेड से उठने का भी मन नहीं करता। राइट, एग्जैक्टली। ना कोई काम करने का मन करता है, ना किससे बात करने का, बस बॉडी और माइंड दोनों एकदम स्लो मोड में चले गए हैं। तो इस बिल्कुल थकी हुई और बिना मोटिवेशन वाली स्टेट के लिए हमारा आज का पहला शब्द है लिस्टलेस। अच्छा, लिस्टलेस। हाँ, इसका इंग्लिश मीनिंग है लैकिंग एनर्जी और एंथुसियाज्म, और हिंदी में इसे बहुत ही सटीक तरीके से कहते हैं सुस्त या बिना ऊर्जा के। सुस्त, राइट। तो इसकी सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे पहला है लेथार्जिक, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा थका हुआ फील करना, जैसे बहुत भारी खाना खाने के बाद होता है। हाँ, संडे दोपहर वाली फीलिंग। बिल्कुल। दूसरा है स्लगिश, यानी कोई काम बहुत धीरे और भारी फीलिंग के साथ करना। तीसरा है एपैथेटिक, जहां किसी चीज में आपका कोई इंटरेस्ट ही ना हो। और चौथा है टायर्ड, जिसका मतलब सिंपल थकान होता है। वेट, यहाँ मुझे थोड़ा अनपैक करने की जरूरत लग रही है। अगर टायर्ड का मतलब थकान है, तो फिर टायर्ड और लिस्टलेस में असली फर्क क्या हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, टायर्ड होना एक प्योरली फिजिकल स्टेट है, इसमें सिर्फ आपकी बॉडी थकती है। ओके, मेक सेंस। लेकिन लिस्टलेस एक अलग ही लेवल है, ये एक मेंटल स्टेट भी है। लिस्टलेस होने में आपका मोटिवेशन भी पूरी तरह से गायब होता है, अंदर से कुछ करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। तो बेसिकली टायर्ड होना मतलब आपकी फोन की बैटरी 1% पर है, लेकिन लिस्टलेस होना मतलब फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंग हो गया है, बैटरी फुल होने के बावजूद भी काम नहीं कर रहा। वाओ, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। इसीलिए रोजमर्रा की जिंदगी में अगर कोई स्टूडेंट या एम्प्लॉय बिना एनर्जी के बस स्क्रीन को घूर रहा हो तो हम कहेंगे कि वो लिस्टलेस फील कर रहा है। राइट। इसके सेंटेंसेस क्या बनेंगे? पहला सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर द लॉन्ग मीटिंग एवरीवन लुक्ड लिस्टलेस, जिसका हिंदी अनुवाद है लंबी मीटिंग के बाद सब लोग सुस्त लग रहे थे। बहुत रिलेटेबल है ये तो। और दूसरा एग्जाम्पल है ही फेल्ट लिस्टलेस द होल डे बिकॉज ही डिडंट स्लीप वेल, यानी उसे पूरे दिन सुस्ती महसूस हुई क्योंकि उसने ठीक से नींद नहीं ली। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्यूरियोसिटी हुक पर आते हैं। क्या किसी को ऐसे देखा है जो इतने ब्राइट कपड़े पहनता है और इतने ड्रामेटिक स्टाइल में बात करता है कि सबकी नजर बस उस पे ही चली जाती है? हाँ, कुछ लोग होते ही हैं जिनका प्रेजेंस एकदम लाउड होता है। एग्जैक्टली। तो इस मैग्नेटिक स्टाइल के लिए इंग्लिश में क्या शब्द है? ऐसे इंसान के लिए एक बहुत ही बढ़िया शब्द है फ्लैम्बॉयंट। इसका इंग्लिश अर्थ है वेरी स्टाइलिश, फ्लैशी एंड अटेंशन ग्रैबिंग। फ्लैम्बॉयंट, अच्छा। और हिंदी में से क्या कहेंगे? हिंदी में इसका मतलब है दिखावटी और बहुत आकर्षक स्टाइल वाला। राइट। इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकता है? इसके सिनोनिम्स है फ्लैशी, एक्सट्रावेगेंट, शोई और ड्रामेटिक। एक सेकंड रुकिए। अगर फ्लैशी का मतलब भी चमक धमक है और वो अटेंशन खींचता है, तो फ्लैम्बॉयंट और फ्लैशी में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? दोनों सेम ही तो लग रहे हैं। ये एक बहुत ही बारीक डिफरेंस है। फ्लैम्बॉयंट जो है वो इंसान की पूरी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। ये नेचुरल होता है, उनका कॉन्फिडेंस, उनका ऑरा। ओह, और फ्लैशी? जबकि फ्लैशी मुख्य रूप से सिर्फ दिखावे या आउटर अपीयरेंस के लिए यूज होता है, जैसे किसी ने बहुत चमकीली जैकेट पहन ली हो। अच्छा, समझ गया। तो फ्लैशी होना एक चमचमाती हुई कार की तरह है, पर फ्लैम्बॉयंट होना उस इंसान की तरह है जो उस कार से पिंक सूट पहनकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकलता है। एकदम सही पकड़े। इसे हम डेली लाइफ में फैशन, सेलिब्रिटीज या किसी के बहुत बोल्ड ड्रेसिंग स्टाइल को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेंटेंसेस कैसे बनेंगे इसके? सेंटेंस देखिए, ही इज नोन फॉर हिज फ्लैम्बॉयंट ड्रेसिंग स्टाइल। हिंदी में वो अपने दिखावटी ड्रेसिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है। नाइस। और एक और एग्जांपल? द एक्टर एंटर्ड द पार्टी इन अ फ्लैम्बॉयंट आउटफिट, यानी अभिनेता पार्टी में बहुत आकर्षक कपड़ों में आया। परफेक्ट।
अब एक स्कूल का सीन क्रिएट करते हैं। टीचर क्लास में आती हैं और बोलती हैं तुम प्रेजेंटेशन बनाओगे और तुम रिसर्च करोगे। हाँ, हर ग्रुप प्रोजेक्ट की यही शुरुआत होती है। सही बात है। तो इस तरह काम बांटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई गेस कर पा रहा है? इस स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम बांटने को कहते हैं असाइन। इसका अर्थ होता है टू गिव समवन अ स्पेसिफिक टास्क। असाइन करना। और हिंदी में सिंपल टर्म्स में क्या मतलब हुआ? हिंदी में इसका सीधा सा मतलब है किसी को कोई काम या जिम्मेदारी देना। राइट। तो इसके और क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं एलोकेट, डेलीगेट, अपॉइंट और डेजिग्नेट। वेट, यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। असाइन और डेलीगेट, इन दोनों में ही तो हम किसी और को काम दे रहे हैं ना? हाँ, काम तो दे रहे हैं, पर फर्क अथॉरिटी का है। असाइन में कोई भी नॉर्मल टास्क दिया जा सकता है जहाँ काम करने का तरीका पहले से फिक्स होता है। ओके, मेक सेंस। लेकिन डेलीगेट हमेशा अथॉरिटी या अधिकार के साथ दिया जाता है। जब आप डेलीगेट करते हैं तो आप सामने वाले को डिसीजन लेने की पावर भी देते हैं। ओहो। तो असाइन करने का मतलब है किसी को रेसिपी देना कि बस ये डिश बनाओ, और डेलीगेट करने का मतलब है किसी को पूरी किचन की चाबी दे देना कि आज का डिनर तुम हैंडल करो। एकदम परफेक्ट एनालॉजी। इसीलिए ऑफिस, स्कूल प्रोजेक्ट्स या टीम वर्क में जब हम काम बांटते हैं तो असाइन वर्ड का यूज करते हैं। लेट्स सी द सेंटेंसेस फॉर दिस। पहला है द मैनेजर असाइन्ड मी अ न्यू प्रोजेक्ट, जिसका अनुवाद है मैनेजर ने मुझे एक नया प्रोजेक्ट दिया। राइट। और दूसरा, द टीचर असाइन्ड होमवर्क टू द होल क्लास। हिंदी में टीचर ने पूरी क्लास को होमवर्क दिया। गॉट इट। अब क्लास का एक सीन याद करते हैं। क्लास में एक स्टूडेंट है जो हर 5 मिनट में क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई, हाउ, बट व्हाई। रिलेट कर पा रहे हो? हाँ, हर क्लास में एक ऐसा क्यूरियस बच्चा जरूर होता है। एग्जैक्टली। ऐसे बच्चे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसके लिए बहुत अच्छा शब्द है इंक्विजिटिव, जिसका अर्थ है वेरी क्यूरियस एंड ईगर टू लर्न, यानी बहुत ज्यादा जिज्ञासु। इंक्विजिटिव। और इसके सिनोनिम्स क्या हैं? इसके पर्यायवाची हैं क्यूरियस, इन्वेस्टिगेटिव, नोजी और इंटरेस्टेड। रुकिए। नोजी और इंक्विजिटिव दोनों में ही तो इंसान सवाल पूछ रहा है, तो फर्क क्या है? फर्क उनके इरादे या इंटेंशन का है। इंक्विजिटिव होने का मतलब है कि आप नॉलेज पाना चाहते हैं, आपको सीखने की भूख है। राइट। और नोजी होना? नोजी होने का मतलब है दूसरों के पर्सनल मामलों में बिना बात की दखलंदाजी करना, बस गॉसिप के लिए। हाँ, मतलब इंक्विजिटिव इंसान टेलीस्कोप से तारे देखता है और नोजी इंसान दूरबीन से पड़ोसी के घर में झांकता है। बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स या क्यूरियस बच्चों को डिस्क्राइब करने के लिए इंक्विजिटिव बेस्ट वर्ड है। लेट्स हियर द एग्जांपल्स। पहला सेंटेंस, द चाइल्ड वाज वेरी इंक्विजिटिव अबाउट हाउ एयरप्लेन्स फ्लाई। बच्चा ये जानने को बहुत उत्सुक था कि हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं। दूसरा, हर इंक्विजिटिव नेचर मेड हर अ गुड जर्नलिस्ट। उसकी जिज्ञासु प्रकृति ने उसे अच्छा पत्रकार बनाया। नाइस। अब कोई इंसान जो भी बोलता है एकदम दिल से बोलता है, ना कोई फेक एटीट्यूड, ना कोई शो ऑफ। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ऐसे सच्चे इंसान के लिए वर्ड है सिंसियर। इसका इंग्लिश अर्थ है ऑनेस्ट एंड जेन्युइन। हिंदी में इसे ईमानदार और दिल से सच्चा कहते हैं। सिंसियर, ओके। इसके सिनोनिम्स बताइए। इसके सिनोनिम्स हैं ऑनेस्ट, जेन्युइन, ट्रूथफुल और अर्नेस्ट। वेट, यहाँ एक चीज सोचने वाली है। सिंसियर और ऑनेस्ट में फर्क क्या है? सच बोलना और सच्चा होना एक ही बात नहीं है क्या? लगता तो एक जैसा है, पर एक इमोशनल डिफरेंस है। ऑनेस्ट होने का मतलब है सिर्फ फैक्ट्स को सही बताना। आप किसी को रूड तरीके से भी सच बोल सकते हैं। अच्छा। लेकिन सिंसियर होने में आपकी फीलिंग्स भी एकदम असली और अच्छी होती हैं। उसमें कोई दिखावा या रूडनेस नहीं होती। तो ऑनेस्ट होना एक बैंक पासबुक जैसा है, बस फैक्ट्स बता दिए। और सिंसियर होना एक हैंड रिटन लेटर की तरह है जिसमें फीलिंग्स भी हैं। बहुत खूब। माफी मांगते वक्त, दोस्ती में या काम में की गई मेहनत को डिस्क्राइब करते टाइम सिंसियर बोलना ज्यादा अच्छा लगता है। सेंटेंसेस क्या होंगे इसके? शी गेव अ सिंसियर अपॉलॉजी फॉर हर मिस्टेक। उसने अपनी गलती के लिए सच्चे दिल से माफी मांगी। राइट। दूसरा है ही इज अ सिंसियर स्टूडेंट हु वर्क्स वेरी हार्ड। वह एक ईमानदार छात्र है जो बहुत मेहनत करता है। परफेक्ट। अब कभी किसी की कोई ऐसी हैबिट देखी है जो थोड़ी अजीब लगती है? मतलब नॉर्मल लोग वैसा नहीं करते। हाँ, जैसे कुछ लोगों का खाना खाने का तरीका या उनकी चॉइस ऑफ क्लोथ्स थोड़ी अलग होती है। एग्जैक्टली। उस अनोखेपन को क्या कहेंगे? उसके लिए हमारा अगला शब्द है पिक्यूलियर। इसका इंग्लिश मीनिंग है स्ट्रेंज और अनयूजुअल इन एन इंटरेस्टिंग वे। हिंदी में दिलचस्प रूप से अजीब या अनोखा। पिक्यूलियर। और इसके सिनोनिम्स? हम इसकी जगह ऑड, वियर्ड, अनयूजुअल और स्ट्रेंज का यूज कर सकते हैं। एक सेकंड, पिक्यूलियर और वियर्ड में क्या डिफरेंस है? दोनों का मतलब तो अजीब ही होता है ना? हाँ, लेकिन टोन अलग है। पिक्यूलियर एक ऐसी चीज है जो अजीब है लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट आता है। ये एक इंटरेस्टिंग अनोखापन है। ओह, और वियर्ड? वियर्ड बहुत ज्यादा अजीब होता है और कई बार आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है। अच्छा, तो पिक्यूलियर एक ऐसा कैफे है जहाँ सब कुछ ब्लू कलर का है, आप जाना चाहेंगे? और वियर्ड वो कैफे जहाँ दरवाजा ही नहीं है और डरावनी आवाजें आ रही हैं? हाँ, एकदम ठीक। तो किसी की अनोखी आदतों या सिचुएशन को बताने के लिए पिक्यूलियर का यूज करें। सेंटेंसेस बताइए इसके। ही हैज अ पिक्यूलियर वे ऑफ लाफिंग। उसके हंसने का तरीका थोड़ा अजीब है। और दूसरा,
देयर वाज अ peculiar smell in the room. कमरे में एक अजीब सी गंध थी. गॉट इट। अब लास्ट वर्ड पर आते हैं। एक ऐसा फ्रेंड है जो हर बात में बोलता है मेरे पास ये है, मैंने ये किया है। थोड़ा ज्यादा ही सेल्फ प्रेज नहीं हो गया ये? बिल्कुल. और इस बिहेवियर के लिए परफेक्ट शब्द है बोस्ट. इसका अर्थ है टू टॉक प्राउडली अबाउट अचीवमेंट्स, यानी अपनी तारीफ खुद करना या शेखी बगारना. बोस्ट, राइट? इसके सिनोनिम्स क्या हैं? इसके पर्यायवाची हैं ब्रैग, शो ऑफ, प्राउडली साजन. क्लेम और फ्लॉन्ट. फ्लॉन्ट और बोस्ट, इन दोनों में क्या फर्क हुआ? दोनों में शो ऑफ ही तो हो रहा है। फर्क दिखाने के तरीके में है. बोस्ट हमेशा शब्दों से किया जाता है, यानी बोल बोलकर खुद की तारीफ करना, ओके, जबकि फ्लॉन्ट एक्शंस या चीजों को फिजिकली दिखाकर किया जाता है बिना कुछ बोले. समझ गया। तो फ्लॉन्ट मतलब नई वॉच पहनकर बस हाथ हिलाना, और बोस्ट मतलब उस वॉच के बारे में आधा घंटा लेक्चर देना। एकदम सही पकड़े हैं. साजन. तो जब कोई बोल बोलकर अपनी अचीवमेंट्स का दिखावा करे तो वो बोस्ट कर रहा है. इसके एग्जाम्पल्स क्या बनेंगे? ही लाइक्स टू बोस्ट अबाउट हिज एक्सपेंसिव कार. उसे अपनी महंगी कार की शेखी बगारना पसंद है. राइट। एक और एग्जाम्पल, शी नेवर बोस्ट्स अबाउट हर सक्सेस. वो अपनी सफलता की कभी शेखी नहीं बगारती. वाह, इतनी जल्दी हमने 10 वर्ड्स कवर कर लिए। हाँ, इमेजिन करो बहुत एक्सट्रीम ठंड महसूस हो रही है, लाइक हाथ एकदम स्टिफ हो गए हैं, या फिर कोई इंसान इतना कोल्ड बिहेव करे कि वाइब भी फ्रीज हो जाए। इसे क्या कहेंगे? आईसी. आईसी तो थोड़ा कॉमन है ना। ऐसे वाइब फ्रीज या एक्सट्रीम ठंड को हम बेसिकली फ्रिजिड कहते हैं। इसकी रूट लैटिन शब्द फ्रिगरे से आती है, जिसका मतलब ही है ठंडा होना। ओह अच्छा, तो इसके और वर्ड्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स हैं साजन. फ्रीजिंग, आइसी, फ्रॉस्टी और चिली. पर डिफरेंस ये है कि चिली हल्की ठंड होती है, जबकि फ्रिजिड एक्सट्रीम कोल्ड है, चाहे वेदर हो या किसी का एटीट्यूड. गॉट इट। जैसे द वाटर वॉज सो फ्रिजिड दैट आई पुल्ड माई हैंड आउट इंस्टेंटली, यानी पानी इतना ठंडा था कि मैंने तुरंत हाथ बाहर खींच लिया। बिल्कुल. और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, शी गेव मी अ साजन. फ्रिजिड रिस्पॉन्स आफ्टर द आर्ग्यूमेंट. राइट। अब इस ठंडे माहौल से निकलकर एकदम ऑपोजिट सिचुएशन में चलते हैं। एक ऐसी पार्टी जहां इतना शोर हो कि अपनी आवाज ही ना सुनाई दे। हाँ, या फिर वो क्लासरूम जो टीचर के जाते ही सडनली स्टेडियम बन जाए. एग्जैक्टली। उसको नॉइजी कहना ठीक रहेगा क्या? नॉइजी बहुत ही बेसिक साउंड करता है. ऐसे अनकंट्रोलेबल शोर को हम रॉकस कहते हैं. सिनोनिम्स होते हैं नॉइजी, बॉइस्ट्रस, राउडी और लाउड. तो राउडी और रॉकस में क्या फर्क हुआ फिर? देखो, ध्यान देना, राउडी का मतलब है मिसबिहेवियर, जबकि रॉकस सिर्फ और सिर्फ बहुत लाउड आवाज के लिए यूज होता है. अच्छा, तो मिसबिहेवियर नहीं, बस वॉल्यूम मैक्स पर है। जैसे द क्राउड बिकेम रॉकस आफ्टर द फाइनल गोल। एकदम सही. या फिर वी हैड अ रॉकस सेलिब्रेशन आफ्टर विनिंग. मेक सेंस। अच्छा, अब इस शोर के बीच ना अगर एक ऐसी मूवी चल रही हो जिसने लिटरली आपको स्क्रीन से चिपका दिया हो, आंख ही ना हटे, इसको कंपेलिंग बोल सकते हैं? कंपेलिंग क्लोज है, पर बेस्ट शब्द है रिविटिंग. देखो, रिविट ना एक मेटल पिन होती है जो दो चीजों को टाइटली जोड़कर रखती है. ओह वाओ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। हाँ, तो जब कोई स्टोरी आपको अपनी जगह से हिलने ना दे, वो रिविटिंग होती है. सिनोनिम्स है कैप्टिवेटिंग, फैसिनेटिंग, ग्रिपिंग और कंपेलिंग. मतलब इंटरेस्टिंग इसके आगे बहुत वीक लगता है ना। बिल्कुल. आप कह सकते हो द डॉक्यूमेंट्री वाज एब्सोल्युटली रिविटिंग. या फिर हर स्टोरी अबाउट द ट्रिप वाज रिविटिंग। मेटल पेन वाला लॉजिक तो सच में याद रहेगा मुझे। परफेक्ट. अब सोचो, इस रिविटिंग सफर के बाद बाहर आकर स्कूटर स्टार्ट किया और वो पुट पुट करके बंद हो गया, या गुस्से में मुंह से शब्द ही प्रॉपर्ली ना निकल रहे हो। इसे हम स्प्लेटर कहते हैं. फट फट की आवाज करना या गुस्से में अटक अटक कर बोलना. सिनोनिम्स है स्टैमर, स्प्लेटर, फॉल्टर और मटर. तो ये स्टैमर से अलग कैसे? स्टैमर तो हकलाना होता है ना। हाँ, स्टैमर एक नेचुरल हकलाना होता है, जबकि स्प्लेटर किसी मशीन के फेल होने या अचानक किसी गुस्से या शॉक की वजह से होता है. राइट। जैसे मैकेनिज्म फेल हो रहा है। द बाइक बिगैन टू स्प्लटर ऑन द एम्प्टी रोड। सुनसान सड़क पर बाइक फटफट करने लगी। सही पकड़ा. और इंसान के लिए कह सकते हैं ही स्प्लटर्ड विद एंगर व्हेन ही हर्ड द न्यूज. रिलेट कर पा रहा हूँ यार। और स्कूटर खराब होने से सोचो, पूरी रात जागना पड़ा। सुबह दिमाग इतना स्लो चल रहा है कि लोग स्लीपी जीनियस बुलाने लगे। तब वो स्टेट ना डोपी वाली होती है, मतलब थोड़ा बेवकूफ सा या सुस्त महसूस करना. तो इसके सिनोनिम्स क्या फूलिश वगैरह होंगे? हाँ, फूलिश, क्लमजी, डल, गूफी, ये सब. पर फूलिश थोड़ा हार्श लगता है.
डोपी एक सॉफ्टर और प्लेफुल वर्ड है जो टेम्पररी स्लोनेस दिखाता है। हाँ, टेम्पररी फॉग, जैसे आई फेल्ट डोपी आफ्टर स्टेइंग अप ऑल नाइट। करेक्ट। या फिर ही गेव अ डोपी स्माइल ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। सही है। और उसी नींद में अगर कोई ऐसी चीज देख ली जो लॉजिक को इग्नोर कर दे, लाइक पिंक हेयर के साथ स्कूल यूनिफॉर्म का कॉम्बो, वियर्ड बोलेंगे क्या? वियर्ड से बहुत ऊपर यार, दैट इज बिजार। इसका मतलब है हद से ज्यादा अजीब या विचित्र। सिनोनिम्स हैं वियर्ड, ऑड, स्ट्रेंज, अनयूजुअल। अनयूजुअल तो फिर भी थोड़ा नॉर्मल लगता है। वही तो, अनयूजुअल बस माइल्डली डिफरेंट होता है, पर बिजार देखकर दिमाग एकदम शॉक होता है। शॉक फैक्टर बेसिकली, जैसे ही वोर अ बिजार आउटफिट टू द पार्टी। यस, या फिर इट वाज अ बिजार कोइंसिडेंस। सो बेसिकली उस बिजार चीज को देखने में ध्यान भटका और पैर में चोट लग गई, जिसके कारण अब थोड़ा लिंप करके चलना पड़ रहा है। इस पेन में लंगड़ाकर चलने को हॉबल कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं लिम्प, शफल, स्टैगर, ट्रज। तो लिंप और हॉबल में वही इंटेंसिटी का फर्क है। एग्जैक्टली। लिम्प हल्का लंगड़ाना होता है, पर हॉबल में डिफिकल्टी साफ दिखती है, जैसे ही हैड टू हॉबल बैक होम आफ्टर द मैच। और शी हॉबल्ड इनटू द क्लिनिक, ये भी ठीक है। बिल्कुल। अब इमेजिन करो, इस लंगड़ा कर चलने को किसी ने एक हैबिट बना लिया। नॉर्मल नहीं है, पर डेंजरस भी नहीं, बस थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप की वाइब है। उसको हम पिक्यूलियर कहेंगे, यानी अनोखा। सिनोनिम्स है ऑड, क्वर्की, अनयूजुअल, स्ट्रेंज। बिजार और पिक्यूलियर में क्या फर्क हुआ फिर? बिजार जहां एक्सट्रीम होता है, पिक्यूलियर थोड़ा माइल्ड और इंट्रीगिंग होता है। एक तरह का सिग्नेचर स्टाइल कह लो। He has a peculiar way of speaking. Got it. या फिर that smell seems peculiar. सही है। अब एक नई सिचुएशन लेते हैं। महीने भर खूब मेहनत की, पर सैलरी एकदम पॉकेट मनी जैसी मिली। एफर्ट ज्यादा पर रिवॉर्ड ऑलमोस्ट जीरो। ऐसी सिचुएशन को मीगर कहते हैं, मतलब बहुत कम या अपर्याप्त। सिनोनिम्स है स्कैंटी, स्पार्स, इनसफिशिएंट, लिमिटेड। लिमिटेड तो न्यूट्रल वर्ड है ना? हाँ, लिमिटेड एक न्यूट्रल वर्ड है, पर मीगर में हमेशा एक डिसअपॉइंटमेंट छिपी होती है, जैसे ही सर्वाइव्ड ऑन अ मीगर इनकम। या फिर दे रिसीव्ड अ मीगर अमाउंट ऑफ सपोर्ट। बड़ा सैड वर्ड है यार, है ना? और आज का आखिरी ट्विस्ट, उसी मीगर सैलरी के बावजूद जो बॉस पंक्चुअलिटी पे लेक्चर दे, वही खुद लेट आ जाए। दैट इज आयरॉनिक, जिसे हिंदी में विडंबना पूर्ण कहते हैं। सिनोनिम्स है पैराडॉक्सिकल, अनएक्सपेक्टेड, कॉन्ट्रडिक्टरी, सैटिरिकल। कोइंसिडेंटल भी तो बोल सकते हैं ना इसको? कोइंसिडेंटल बस एक चांस होता है, पर आयरॉनिक में एक्सपेक्टेशन का बिल्कुल उल्टा होता है, जैसे इट इज आयरॉनिक दैट द फायर स्टेशन बर्न डाउन। ओह वाओ। और शी फाउंड इट आयरॉनिक दैट ही फॉरगॉट अ बर्थडे। हाँ। सही है। प्रोडक्ट्स बहुत, लिस्ट चाहिए। रिलेट कर पा रहे हो शॉपिंग के टाइम? हाँ, उस ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट को हम कहते हैं कैटलॉग। कैटलॉग। वर्ड तो बहुत कॉमन है, पर क्या हर लिस्ट एक कैटलॉग होती है? इसका एग्जैक्ट टेक्निकल मीनिंग क्या है? इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स और प्रोडक्ट्स। हिंदी में हम इसे कहते हैं सूची या कैटलॉग। तो एक नॉर्मल लिस्ट और कैटलॉग में कैसे फर्क करेंगे हम? सिनोनिम्स क्या हैं इसके? देखो, 4 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है सिंपली लिस्ट, जिसका मतलब है आइटम्स का एक बेसिक रिकॉर्ड। दूसरा है डायरेक्टरी, जो एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट होती है। तीसरा है इंडेक्स, जो रेफरेंस लिस्ट होती है। और चौथा है इन्वेंट्री, जो स्टॉक लिस्ट होती है। अच्छा, तो फिर एक लिस्ट और कैटलॉग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या बनेगा? कैटलॉग वर्सेस लिस्ट का कोर डिफरेंस ये है कि कैटलॉग एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्ट लिस्ट होती है, उसमें पिक्चर्स होते हैं, डिस्क्रिप्शंस और प्राइसेस होते हैं। लिस्ट बस एक प्लेन पेपर हो सकता है जिसपे ब्रेड और अंडे लिखे हों। मेक सेंस। तो डेली लाइफ में, शॉपिंग के टाइम, लाइब्रेरीज में और बिजनेसेस में हम इसका यूज करते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। सेंटेंसेस देख लेते हैं। चेक द प्रोडक्ट कैटलॉग, यानी प्रोडक्ट कैटलॉग चेक करो। सही। और बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं द शॉप रिलीज्ड अ न्यू कैटलॉग। शॉप ने नया कैटलॉग जारी किया। क्राउड में एक चीज सबसे ज्यादा नोटिसेबल, उस स्टैंड आउट करने वाली चीज को हम कहते हैं कंस्पिक्यूअस। कंस्पिक्यूअस सुनने में थोड़ा हैवी वर्ड लगता है। इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली? इंग्लिश में इसका मीनिंग है इजीली नोटिस्ड, वेरी विजिबल। हिंदी में हम इसे कहते हैं स्पष्ट रूप से दिखने वाला। स्पष्ट रूप से दिखने वाला। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स में आता है नोटिसेबल, यानी जो इजीली दिखे, ऑब्वियस जो एकदम क्लियर हो, प्रोमिनेंट जो बाकी चीजों से स्टैंड आउट करे, और विजिबल जिसका सिंपल मतलब है क्लियरली सीन। वेट, अगर विजिबल का मतलब भी दिखना है तो
कंस्पिक्यूअस और विजिबल में एक्चुअल डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ना इंटेंसिटी का है। विजिबल होने का मतलब सिर्फ इतना है कि आंखें उसे देख सकती हैं, पर कंस्पिक्यूअस का मतलब है जो बिल्कुल अलग से स्टैंड्स आउट करे। ओह वाओ, यानी अगर सब ब्लैक पहन के आए और एक इंसान नियॉन पिंक पहन ले तो वो कंस्पिक्यूअस होगा। एग्जैक्टली इसीलिए डेली लाइफ में ये वर्ड्स ऑब्जेक्ट्स के लिए, किसी के अजीब बिहेवियर के लिए और बड़ी मिस्टेक्स के लिए यूज होता है। सेंटेंसेस देखते हैं। हिज एब्सेंस वाज कंस्पिक्यूअस, यानी उसकी एब्सेंस कंस्पिक्यूअस थी, सबको क्लियर दिख रहा था कि वो नहीं आया। और ऑब्जेक्ट्स के केस में हम बोलेंगे द ब्राइट शर्ट वॉज कंस्पिक्यूअस, ब्राइट शर्ट कंस्पिक्यूअस था। डिसीजन रेडी पर लास्ट मोमेंट पे डर, एग्जाम या स्टेज परफॉर्मेंस से पहले वाला डर। याद है? हाँ, इस एक्सट्रीम फीलिंग के लिए इडियम है गेट कोल्ड फीट। गेट कोल्ड फीट मीनिंग क्या है इसका? सच में पैर ठंडे होते हैं क्या? इंग्लिश मीनिंग है टू सडनली बिकम नर्वस बिफोर डूइंग समथिंग। हिंदी में इसका मतलब है आखिरी समय पर डर जाना। और हाँ, पैनिक के टाइम ब्लड फ्लो कोर ऑर्गन्स की तरफ जाता है, तो टेक्निकली पैर ठंडे होते हैं। अरे वाह, दैट इज माइंड ब्लोइंग। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? फॉलिंग कोल्ड, गेटिंग शिवरी, एग्जैक्टली जैसे चिल आने का टाइम अचानक आता है। ओ माय। हम यूज कर सकते हैं लूज नर्व यानी हिम्मत खो देना, बैकआउट यानी पीछे हटना, हेजिटेट मतलब डाउट होना, और पैनिक यानी सडन फियर। तो एक जनरल फियर और कोल्ड फीट में फर्क क्या हुआ? कोल्ड फीट वीएस फियर का डिफरेंस प्योरली टाइमिंग का है। कोल्ड फीट मतलब लास्ट मिनट फियर, डिसीजन ले लिया था पर एक्शन लेने से ठीक पहले आप फ्रीज हो गए। राइट। तो डेली लाइफ में एग्जाम से पहले, स्पीचेस से पहले या वेडिंग्स में लोग अचानक से इसे फील करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। सेंटेंसेस हैं ही गॉट कोल्ड फीट बिफोर द इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले उसे कोल्ड फीट हो गए। और किसी को हिम्मत देनी हो तो हम कहते हैं बिल्कुल, डोंट गेट कोल्ड फीट नाउ। अब कोल्ड फीट मत हो, प्रॉब्लम आई पर काम रुकना नहीं। इस एटीट्यूड को हम कहते हैं कैरी ऑन। कैरी ऑन। इसका बेसिक मीनिंग क्या होगा? इंग्लिश में तो कंटिन्यू डूइंग समथिंग, हिंदी में हम कहते हैं जारी रखना। जारी रखना। इसके सिनोनिम्स बताइए। 4 मेन सिनोनिम्स हैं। कंटिन्यू यानी आगे बढ़ना, प्रोसीड यानी नेक्स्ट स्टेप लेना, परसिस्ट मतलब रुकना नहीं, और कीप गोइंग यानी चलते रहना। अच्छा, एक डाउट है यहाँ। स्टार्ट करने में और कैरी ऑन करने में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में काम तो हो ही रहा है। कैरी ऑन वर्सेस स्टार्ट का मेन फर्क मोमेंटम का है। स्टार्ट यानी जीरो से शुरू करना जहां बहुत एफर्ट लगता है, पर कैरी ऑन मतलब एक्शन पहले से था, आपको बस उसे कंटिन्यू करना है। मेक सेंस। तो डेली लाइफ में वर्क, टास्क्स और रुकी हुई स्पीचेस में इसका काफी यूज होता है। हाँ, एकदम फ्लो बनाए रखने के लिए ये वर्ड बेस्ट है। प्लीज कैरी ऑन विद योर वर्क। अपना काम कैरी ऑन करो। और टेक्निकल ग्लिच आने के बाद भी अगर लोग ना रोकें तो द शो कैरीड ऑन, शो कैरी ऑन हुआ। प्रॉब्लम आई, पर उसमें हिडन बेनिफिट। उस होप को दिखाने के लिए इडियम है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। सुनने में बड़ा पोएटिक है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? इंग्लिश में एवरी बैड सिचुएशन हैज समथिंग गुड इन इट। हिंदी में हम कहते हैं कि हर बुरे समय में भी कुछ अच्छा होता है। हर बुरे समय में भी कुछ अच्छा होता है। इस होप वाले सिनोनिम्स क्या हैं? इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं स्टे होपफुल यानी होप रखो, पॉजिटिव साइड यानी अच्छा एंगल देखना, ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिव थिंकिंग, और होप इन हार्डशिप। तो इस इडियम का मेन फोकस क्या है? डिफरेंस क्या है इस पॉजिटिव सोच में? इस इडियम का कोर मतलब है फाइंडिंग गुड इन बैड। ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम नहीं है, पर उस बुरे वक्त में भी कोई बेनिफिट ढूंढना सिखाता है। बहुत खूब। तो बुरे समय में खुद को या दूसरों को मोटिवेट करने के लिए डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं हम। एकदम सही कहा, ये एक मेंटल स्ट्रेंथ देता है। लूजिंग द जॉब हेल्प्ड हिम स्टार्ट अ बिजनेस। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। जॉब खोने से उसने बिजनेस शुरू किया। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। और एडवाइस की तरह हम हमेशा कहते हैं रिमेंबर एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। याद रखो, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। अच्छा, मेरा एक और सवाल है। क्या कभी कोई पुरानी याद इतनी साफ याद आती है कि दिमाग में एकदम फुल एचडी फिल्म चल जाए? हाँ, बिल्कुल। उस एक्सट्रीम क्लैरिटी के लिए शब्द है विविड, VIVID। मीनिंग है वेरी क्लियर, ब्राइट एंड डिटेल्ड। हिंदी में इसे बहुत साफ और जीवंत कहेंगे, राइट? हाँ, एकदम जीवंत। पर क्लियर और ब्राइट या डिटेल्ड और ग्राफिक से यह अलग कैसे हुआ? एकदम सही सवाल है। डिटेल्ड होने का मतलब है सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, पर विविड इमोशनल और विजुअल असर डालता है। ग्राफिक डिटेल ज्यादातर नेगेटिव सेंस में होते हैं। ओ, मतलब सपनों या कहानियों को सुनाने के लिए? बिल्कुल। जैसे आई स्टिल हैव अ विविड मेमोरी ऑफ माई फर्स्ट डे एट स्कूल। मुझे आज भी स्कूल का पहला दिन बहुत साफ याद है। और अगर कोई ट्रिप के बारे में बताए तो? हर डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रिप वॉज सो विविड।
उसने ट्रिप का इतना जीवंत वर्णन किया। सही है। अच्छा, जब रिजल्ट आने वाला हो या सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला हो और पेट में बटरफ्लाईज होने लगे, वो फीलिंग क्या है? उसके लिए बड़ा मस्त वर्ड है गिडी, मीनिंग वेरी एक्साइटेड और स्लाइटली डिजी फ्रॉम हैप्पीनेस। हिंदी में खुशी से चक्कर आना या बहुत उत्साहित होना। तो ये नॉर्मल एक्साइटेड या थ्रिल्ड से अलग है? ओवरजॉयड या डिजी भी तो बोल सकते हैं। फर्क यह है कि गिडी में थोड़ा बचकाना या चाइल्डिश फील होता है। आप खुशी से लिटरली बैलेंस खोने लगते हैं। अच्छा, जैसे क्रश का मैसेज आने पर होता है। हाँ, सेंटेंस सुनो, शी फेल्ट गिडी आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज। अच्छी खबर सुनकर वो खुशी से झूम उठी। और ट्रिप से पहले वाली एक्साइटमेंट? आई वॉज गिडी विथ एक्साइटमेंट बिफोर द ट्रिप। ट्रिप से पहले मैं बहुत उत्साहित था। रिलेट कर पा रही हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, छोटी सी बात पर 10 मिनट की बहस हो जाए तो क्या वो बस ईगो की लड़ाई है? अरे उस छोटी मोटी बहस को हम स्क्वॉबल कहते हैं, इंग्लिश में अ स्मॉल पेटी आर्ग्यूमेंट। पर आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट, फाइट या टिफ से ये अलग कैसे हुआ? फाइट गंभीर होती है, स्क्वॉबल हल्का और बहुत ही छोटी या पेटी बातों पर होता है। टिफ भी छोटा होता है, पर स्क्वॉबल में कंटिन्यूअसली नोक-झोंक होती है। जैसे भाई बहन या दोस्तों के बीच? हाँ बिल्कुल, जैसे द किड्स हैड अ स्क्वॉबल ओवर अ टॉय। बच्चों ने खिलौने को लेकर छोटी बहस की। मतलब ये सीरियस नहीं होता? सही कहा, इट वॉज जस्ट अ स्मॉल स्क्वॉबल, नॉट ई सीरियस। वो बस छोटी सी नोक-झोंक थी, कुछ गंभीर नहीं। समझ गई। अच्छा, सोचो टीचर ने अचानक नाम लिया और घबराहट में सीट पर हिलने लगे, उसे क्या कहेंगे? उस अनकंफर्टेबल मूवमेंट को स्क्वर्म कहते हैं, मीनिंग टू मूव अनकंफर्टेबली और फील ऑकवर्ड, असहज होकर हिलना डुलना। लेकिन रिगल, फिजिट, शिफ्ट या ट्विस्ट भी तो हिलना ही है ना? देखो, फिजिट बोरियत से भी हो सकता है, पर स्क्वर्म हमेशा शर्मिंदगी या ऑकवर्डनेस की वजह से होता है। अच्छा, जैसे पब्लिक स्पीकिंग में अजीब सवाल आने पर। एग्जैक्टली। सेंटेंस है, ही बिगैन टू स्क्वर्म व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज मार्क्स। अंकों के बारे में पूछने पर वो असहज हो गया। और इंटरव्यू के दौरान घबराहट हो तो? शी स्क्वर्म्ड इन अ सीट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान वो कुर्सी पर हिलती रही। ये भी बड़ा कॉमन है। अच्छा, बुफे में 3 प्लेट खाकर भी बस लास्ट वन बोलने वाले दोस्त के लिए कोई वर्ड है? हाँ, ऐसे लोगों के लिए वर्ड है ग्लटनस, मीनिंग ग्रीडी अबाउट ईटिंग। हिंदी में बहुत लालची, खाने वाला। तो ग्रीडी, ओवर ईटिंग, हंग्री या रेवेनस से ये अलग कैसे है? ग्रैवनस बस कुछ देर की तेज भूख होती है, पर ग्लटनस होना एक हैबिट या आदत है जहां नियत नहीं भरती। अरे वाह, मतलब जिसको हम पेटू कहते हैं। हाँ, जैसे ही फेल्ट ग्लटनस आफ्टर फिनिशिंग द होल केक। पूरा केक खत्म करके वो खुद को लालची महसूस कर रहा था। और दोस्तों को टोकना हो तो कैसे बोलेंगे? डोंट बी सो ग्लटनस एट द पार्टी। पार्टी में इतना लालची मत बनो। सही है। अच्छा, मीटिंग में किसी ने सिंपल सवाल पूछा और किसी ने 15 मिनट की स्पीच दे दी, इस आदत को क्या बोलते हैं? इसे रैम्बल करना कहते हैं, टू टॉक कंटिन्यूअसली विदाउट क्लियर डायरेक्शन, बिना क्रम के लगातार बोलते जाना। लेकिन ब्लैबर, बैबल, वॉन्डर या ड्रिफ्ट में क्या फर्क है? ब्लैबर मतलब फालतू बातें करना, पर रैम्बल का सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो डायरेक्शनलेस होता है। अच्छा, जैसे ओवर टॉकिंग करते हैं लोग नर्वस होकर। बिल्कुल। सेंटेंस सुनो, ही टेंड्स टू रैम्बल ड्यूरिंग मीटिंग्स। मीटिंग में वो अक्सर बिना क्रम के बोलता रहता है। और अगर मैं खुद को रोकना चाहूँ तो? आप बोल सकती हैं, सॉरी आई एम रैम्बलिंग टू मच। सॉरी, मैं ज्यादा ही बोले जा रहा हूँ। ये वर्ड मैं पक्का यूज करूंगी। अच्छा सोचो, एक चमकीला गोल्डन फोन कवर है जिसको देखते ही चीप वाइब आए। उस खराब टेस्ट वाली वाइब को टैकी कहते हैं। चीप लुकिंग और इन बैड टेस्ट, भद्दा या सस्ता दिखने वाला। पर चीप, गॉडी, फ्लैशी या वल्गर से इसका क्या रिलेशन है? चीप का मतलब सिर्फ कीमत कम होना होता है, पर टैकी का सीधा मतलब है कि टेस्ट बहुत खराब है। मतलब फैशन या डेकोरेशन को क्रिटिसाइज करना हो तब। हाँ, जैसे दैट आउटफिट लुक्स टैकी, वो कपड़े थोड़े भद्दे लग रहे हैं। और डेकोरेशन के लिए? द डेकोरेशंस वर टू टैकी फॉर माई टेस्ट। सजावट मेरी पसंद के हिसाब से बहुत भद्दी थी। पॉइंट नोटेड। अच्छा, क्या कभी किसी को इतने जोर से हंसते देखा है कि हंसी थोड़ी डरावनी लगे? उसको कैकल कहते हैं, टू लाफ लाउडली एंड हार्शली, जोर से और तीखी हंसी। लाफ, गिगल, चकल या श्रीक में क्या फर्क हुआ फिर? बहुत सॉफ्ट और क्यूट हंसी होती है, पर कैकल जोरदार और तीखी होती है, एकदम कर्कश। जैसे किसी विलन की हंसी होती है। बिल्कुल, शी कैकल्ड एट द जोक, वो मजाक पर जोर से हंसी। और विलन वाली वाइब देनी हो तो? द विलन बिगैन टू कैकल लाउडली, विलन जोर से ठहाका लगाने लगा। बड़ा डरावना वर्ड है। अच्छा, आखिरी वर्ड पर आते हैं,
सुबह अलार्म बजे और बिना वजह सब पर गुस्सा आने लगे तो क्या कहेंगे? उस मूड के लिए वर्ड है क्रैंकी, इजिली इरिटेटेड और इन अ बैड मूड, चिड़चिड़ा। इरिटेबल, मूडी, ग्रम्पी या अनॉयड में इससे क्या लगे? ग्रम्पी किसी की लॉन्ग टर्म पर्सनैलिटी हो सकती है, पर क्रैंकी हमेशा एक टेम्पररी मूड होता है। जैसे नींद पूरी ना हो या भूख लग रही हो। एकदम सही। सेंटेंस देखो, ही गेट्स क्रैंकी व्हेन ही डजंट स्लीप वेल। जब वो ठीक से नहीं सोता तो चिड़चिड़ा हो जाता है। और आज का अपना मूड बताना हो तो? आई एम फीलिंग क्रैंकी टुडे। आज मेरा मूड थोड़ा खराब है। इमेजिन करो, टीचर ने क्लास में किसी चीज के लिए सख्त मना किया है, पर फिर भी एक स्टूडेंट सीधा उनकी आंखों में देखकर बोलता है, मैं नहीं मानता। इस एटीट्यूड को क्या कहते हैं? इस खास एटीट्यूड को कहते हैं डिफाइंड, DEFIANT। डिफाइंड, वाओ। तो अगर इसका मीनिंग देखें तो इंग्लिश में होगा ओपनली रिफ्यूजिंग टू ओबे और एक्सेप्ट अथॉरिटी, और हिंदी में जिद्दी विरोध करना या खुलकर अवज्ञा करना। सही बात। और इसके सिनोनिम्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे रिबेलियस मतलब बागी होना, बोल्ड यानी निडर, स्टबन मतलब अड़ियल, और रेजिस्टेंट लाइक किसी चीज का विरोध करना। वेट, मुझे यहाँ एक डाउट है। अगर मैं सिर्फ अपनी बात पर अड़ा हूँ, लाइक मुझे करेले की सब्जी नहीं खानी, और मैं टेबल पर जिद करके बैठा हूँ, तो क्या मैं डिफाइंड हूँ या स्टबन? बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, करेले की सब्जी ना खाना सिर्फ स्टबन होना है, मतलब आप बस अपनी बात पर अड़ गए हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन डिफाइंड होने में अथॉरिटी को खुलेआम चुनौती दी जाती है। मतलब कोई पावर में होना चाहिए सामने? बिल्कुल। टीचर, पुलिस या बॉस, जब आप उनके बनाए रूल को उनके मुंह पर तोड़ते हैं तो आप डिफाइंड होते हैं। मेक सेंस। तो डेली लाइफ में हम इसे कैसे यूज करेंगे? जैसे वही स्कूल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम कहेंगे he looked defiant when the teacher asked him to apologize। राइट, मतलब माफी मांगने के बजाय वो विद्रोही बनकर खड़ा रहा। Exactly। जब किसी को क्लास में ऐसी चोट लगती है तो दोस्त अक्सर मजाक करते हैं या झूठी कहानियां बनाते हैं। हाँ, और कुछ सीधे साधे लोग उसे सच भी मान लेते हैं। एग्जैक्टली, लाइक किसी दोस्त ने बोला भैया चांद पिंक हो जाएगा, और किसी ने सीरियसली मान भी लिया। इस तरह से आसानी से बेवकूफ बन जाने वाले इंसान को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गलेबल, GULLIBLE। अब गलेबल मतलब इंग्लिश में इजीली ट्रिक्ड और फूल्ड, और हिंदी में आसानी से बेवकूफ बन जाने वाला। सही बात। इसके सिनोनिम्स हैं नाइव, इनोसेंट, क्रेडुलस और ट्रस्टिंग। तो अगर किसी को दुनिया की समझ नहीं है, लाइक वो नाइव है, तो क्या वो ऑटोमेटिकली गलेबल भी कहलाएगा? नहीं, इसमें एक छोटा सा कैच है। नाइव होने का मतलब है अनुभव की कमी होना, जैसे एक बच्चा नाइव होता है। अच्छा। लेकिन गलेबल का मतलब है कि इंसान को बहुत आसानी से ट्रिक किया जा सकता है, मतलब वो बिना लॉजिक लगाए फेक बातों पे भरोसा कर लेता है। मेक सेंस। तो स्कैम्स या प्रैंक्स में लोग गलेबल होते हैं, जैसे द स्कैम टारगेटेड गलेबल कस्टमर्स ऑनलाइन। या फिर हम दोस्तों को कहते हैं डोंट बी सो गलेबल, दैट स्टोरी इज क्लियरली फेक। राइट। अब यार, सोचने वाली बात है कि दोस्तों के दिमाग में ऐसे प्रैंक्स या पिंक चांद जैसी झूठी कहानियों के आइडिया आते कहाँ से हैं? बिल्कुल, कोई तो उनके बारे में सोचता होगा। हाँ, तो जब कोई कहता है ये आइडिया मैंने सोचा था, तो इस आइडिया को दिमाग में बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिमाग में कोई विचार या योजना बनाने को कहते हैं कंसीव। कंसीव, इंग्लिश मीनिंग टू फॉर्म एन आइडिया और प्लान इन द माइंड। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स में आते हैं इमेजिन, क्रिएट, डिवाइस और इन्वेंट। वेट, यहाँ मुझे फिर से एक डाउट आ रहा है। अगर मैंने एक उड़ती हुई कार का नया आइडिया सोचा, मतलब कंसीव किया, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने उसका आविष्कार या इन्वेंट कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंसीव और इन्वेंट में बहुत बड़ा फर्क है। कैसा फर्क? कंसीव का मतलब सिर्फ आइडिया सोचना होता है, ये सिर्फ आपके दिमाग में है। लेकिन इन्वेंट करने का मतलब है उस आइडिया को असलियत में बदलना, लाइक उसे फिजिकली बनाना। ओहो, मतलब कंसीव सिर्फ थॉट है और इन्वेंट उसका प्रैक्टिकल एक्शन। एग्जैक्टली। तो सेंटेंस में हम कहेंगे शी कंसीव्ड द आइडिया फॉर अ न्यू ऐप, या फिर इट्स हार्ड टू कंसीव सच अ क्रिएटिव प्लान। अब मान लीजिए कि आप अपने फोन पर ऐसे ही सोशल मीडिया के कमेंट्स पढ़ रहे हैं, और तभी किसी दोस्त का फोन आ जाता है। आप उसे उठाते हैं और कहते हैं भाई एक सेकंड रुक, लाइन मत काटना। तो इस सिचुएशन में इंग्लिश का कौन सा फ्रेज यूज होता है? इस छोटे से इंतजार के लिए हम यूज करते हैं हैंग ऑन। हैंग ऑन मतलब वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, हिंदी में थोड़ी देर रुकना। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं वेट, होल्ड ऑन, पॉज और स्टे। यार, वेट और हैंग ऑन में हमेशा कंफ्यूजन होती है। दोनों का मतलब तो इंतजार करना ही है ना? है तो इंतजार करना, पर सिचुएशन अलग है। हैंग ऑन बहुत ही कैजुअल होता है और बहुत ही छोटे इंतजार के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए। हाँ, जबकि वेट एक जनरल वर्ड है जो लंबे समय के लिए भी यूज हो सकता है। आप किसी को बस स्टॉप पर 1 घंटे वेट करने बोल सकते हैं, पर 1 घंटे हैंग ऑन करने नहीं बोल सकते। वाओ, ये तो बहुत सही पॉइंट है। तो डेली कॉल्स में हम बोलेंगे हैंग ऑन अ मिनट, आई एम कमिंग। या फिर ऑफिस में हैंग ऑन, आई विल गेट द फाइल। राइट। अब जब दोस्त फोन पे वापस आता है लाइक हैंग ऑन करने के बाद, तो वो बताता है कि वो छुट्टियों में एक बहुत ही अनोखी और सुंदर जगह पर गया हुआ है। अच्छा,
कैसी जगह? लाइक कभी किसी ओल्ड विलेज हाउस को देखा है? छोटा सा, सिंपल पर बहुत क्यूट और यूनिक। उस पुरानी पर अट्रैक्टिव वाइब को क्या बोलते हैं? ओहो, उस चार्मिंग वाइब को इंग्लिश में कहते हैं क्विंट, QUAINT, क्विंट। मीनिंग अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशन्ड, और हिंदी में पुराना लेकिन आकर्षक और अनोखा। बिल्कुल, इसके सिनोनिम्स होते हैं चार्मिंग, ओल्ड फैशन्ड, यूनिक और पिक्चरेस्क। तो मेरे दादाजी का जो पुराना डब्बा टीवी है वो भी तो ओल्ड फैशन्ड है, तो क्या मैं उसे भी क्विंट बोल सकता हूँ? नहीं, ओल्ड फैशन का मतलब सिर्फ पुराना होना है, जरूरी नहीं कि वो सुंदर हो। अच्छा, तो क्विंट में खूबसूरती होना जरूरी है। कॉटेज। क्या बात है। अब ऐसी क्विंट और खूबसूरत जगह पर छुट्टियां बिताने के लिए पहले आपको होटल की बुकिंग करनी पड़ती है। हाँ, फॉर्म्स वगैरह भरने पड़ते हैं। राइट, फॉर्म मिला और बोला गया ब्लैंक स्पेस कंप्लीट करो। इस एक्शन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इस खाली जगह को भरने के एक्शन को बोलते हैं फिल इन। फिल इन, मीनिंग टू राइट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन एम्प्टी स्पेसेस। हिंदी में खाली जगह में जानकारी भरना। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं कंप्लीट, एंटर, राइट और प्रोवाइड। वेट, क्या फॉर्म को कंप्लीट करना और फिल इन करना बिल्कुल एक ही बात है? यहाँ एक छोटा सा टेक्निकल डिफरेंस है। वो क्या? फिल इन का मतलब है सिर्फ उन स्पेसिफिक खाली जगहों को भरना, लाइक ब्लैंक्स में लिखना, राइट। जबकि कंप्लीट का मतलब होता है पूरा का पूरा काम या फॉर्म फाइनली खत्म करना। मतलब आपने सारे फिल इन कर लिए तब फॉर्म कंप्लीट होता है। ओहो, मतलब फिल इन एक छोटा एक्शन है, तो सेंटेंस होगा प्लीज फिल इन द फॉर्म केयरफुली। या फिर गलती होने पर ही फॉरगॉट टू फिल इन हिज फोन नंबर। बिल्कुल। और यार सोचो अगर फॉर्म फिल इन करते समय कोई गलती हो जाए और उसी वजह से उस दोस्त की ट्रिप कैंसिल हो जाए। ओहो, वो तो बहुत गुस्सा होगा। हाँ, और कई लोग तो सालों तक उस बात का बुरा मानकर बैठ जाते हैं। किसी ने सालों पहले गलती की और आज भी उस बात का गुस्सा दिल में है। इस लंबे चलने वाली फीलिंग को क्या बोलते हैं? इस मन में रखे गए भारी गुस्से को कहते हैं ग्रज। GRUDGE। ग्रज, इंग्लिश में अ लॉन्ग लास्टिंग फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट और एंगर। हिंदी में लंबे समय तक मन में रखा गया गुस्सा। एग्जैक्टली। इसके सिनोनिम्स हैं रिजेंटमेंट, बिटरनेस, हेट्रेड और इल विल। तो अगर मुझे अभी ट्रैफिक जैम में किसी पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, लाइक मुझे रिजेंटमेंट फील हो रही है, तो क्या वो ग्रज है? नहीं, रिजेंटमेंट एक अंदरूनी नाराजगी है जो उसी वक्त फील होती है। अच्छा। लेकिन ग्रज तब बनता है जब आप उस फीलिंग को बहुत लंबे समय तक अपने मन में पकड़ कर रखते हैं। राइट, मतलब टाइम फैक्टर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो सेंटेंस होगा ही स्टिल होल्ड्स अ ग्रज अगेंस्ट हिज ओल्ड फ्रेंड। या फिर हम एडवाइस देते हैं डोंट कीप अ ग्रज, जस्ट फॉरगिव एंड मूव ऑन। सही बात है, माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली। जिंदगी में पुराने ग्रजेस को पीछे छोड़कर हमें कुछ नया और पॉजिटिव करने पर ध्यान देना चाहिए। लाइक कोई नई स्किल सीखना या कोर्स पूरा करना। हाँ, कभी कभी बहुत पुरानी और गहरी दोस्ती में भी दरार आ जाती है। हाँ, मतलब दोस्त थे, फिर आर्ग्यूमेंट हो और बातचीत ही बंद हो गई। इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में फाइट कह देते हैं। और यही हमारा चौथा वर्ड आता है जो एक फ्रेजल वर्ब है, फॉल आउट। मीनिंग है टू स्टॉप बीइंग फ्रेंड्स आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट, झगड़े के बाद अलग हो जाना। तो ये क्वारल, स्प्लिट या नॉर्मल आर्ग्यू करने से अलग कैसे हुआ? फाइट में भी तो झगड़ा होता है। फर्क बहुत गहरा है। फाइट एक नॉर्मल लड़ाई है, आज बहस हुई, कल फिर से साथ बैठकर मैगी खा ली। लेकिन फॉल आउट का मतलब है रिलेशनशिप का पूरी तरह डैमेज हो जाना। ओह, मतलब ब्रेकअप जैसा, जहां रास्ते अलग हो गए। तो अगर मैं कहूँ दे फेल आउट ओवर मनी, तो इसका मतलब सिर्फ बहस नहीं हुई बल्कि पैसों की वजह से रिश्ता ही खत्म हो गया। सही समझी। इसीलिए तो एडवाइस दी जाती है कि फ्रेंड्स शुडंट फॉल आउट इजीली। छोटी बातों पे परमानेंट डैमेज नहीं करना चाहिए। और जब रिश्तों में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कुछ लोगों का पहला रिएक्शन क्या होता है? प्रॉब्लम आई और तुम बस वहां से निकल लिया। और उस निकल लेने को बोलते हैं हमारा पांचवा वर्ड, रन अवे। इंग्लिश में मीनिंग है टू एस्केप और लीव क्विकली। हिंदी भी एकदम सिंपल, भाग जाना। अच्छा, एक माइक्रो क्वेश्चन है यहाँ। अगर मेरी क्लास खत्म हुई और मैं घर चली गई, तो मैंने लीव किया या रन अवे किया? दोनों में जगह तो छोड़ ही रहे हैं ना। वहां तुमने सिर्फ लीव किया। रन अवे और लीव में डिफरेंस ये है कि रन अवे में डर, खतरा या अवॉइडेंस वाली फीलिंग होती है। ये एक सडन एस्केप है। अच्छा। जैसे द थीफ रैन अवे, चोर पकड़े जाने के डर से भाग गया। और डेली लाइफ में हम इवेड या फ्ली के सेंस में यूज करते हैं, जैसे डोंट रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स। एकदम स्पॉट ऑन। अब देखो, प्रॉब्लम से भागना तो बुरा है ही, लेकिन किसी दूसरे इंसान की खुशी के बीच में आकर उसका मजा खराब करना, ये और भी बुरा है। उफ, ये तो हम सब रिलेट कर पा रहे होंगे। तुम किसी चीज को लेकर सुपर एक्साइटेड हो और किसी ने आके मूड खराब कर दिया। हाँ, और इसके लिए एक बहुत ही मजेदार इडियम है जो हमारा छठा वर्ड भी है, रेन ऑन समवन्स परेड, मीनिंग टू स्पॉइल समवन्स हैप्पीनेस। हिंदी में खुशी खराब करना। इसका विजुअल कितना फनी है ना। मतलब मैं ट्रिप के लिए एक्साइटेड हूँ, मेरी परेड निकल रही है और किसी ने याद दिला दिया कि कल मैथ्स का टेस्ट है
उसने लिटरली मेरी परेड पे बारिश कर दी। हाँ, बिल्कुल। क्रिटिसाइज करना अलग चीज है, लेकिन यहाँ कोई बस खामखा आपकी एक्साइटमेंट और मूड को स्पॉइल कर रहा है, डिसअपॉइंट कर रहा है। ऐसे लोगों को तो बोलना चाहिए, हे डोंट रेन ऑन माई परेड, या फिर हिज कॉमेंट रेन्ड ऑन द परेड। एक लाइन से सबका एक्साइटमेंट डाउन। सही बात। अब दूसरों की खुशी खराब करने के बजाय हमें सिचुएशंस और लोगों के साथ अच्छे से घुलना मिलना सीखना चाहिए, जब दो चीजें मिलकर एक परफेक्ट मिक्स बनती हैं। जिसके लिए हमारा 7वां वर्ड आता है ब्लेंड। मीनिंग है टू मिक्स थिंग्स स्मूथली, यानी मिलाना। लेकिन इसमें एक छोटा सा गेसिंग मोमेंट है तुम्हारे लिए। चीनी और पानी मिक्स होते हैं या ब्लेंड, या फिर ऑयल और पानी। ऑयल और पानी तो बस एक ग्लास में कंबाइन होते हैं, पर अलग अलग लेयर दिखती है, ब्लेंड नहीं होते। तो ब्लेंड मतलब जहां दोनों मिलकर एक हो जाएं। एग्जैक्टली। मिक्स या मर्ज करना नॉर्मल है, पर ब्लेंड का मतलब है इतना स्मूथ मिक्स होना कि अलग पहचान ही खत्म हो जाए। जैसे रेसिपीज में कहते हैं ब्लेंड द इंग्रेडिएंट्स। ओह वाओ। या फिर कलर्स के लिए द कलर्स ब्लेंड वेल। और मुझे लगता है ये कल्चर्स और लोगों पे भी फिट बैठता है। अलग अलग लोग स्मूथली ब्लेंड होकर एक कम्युनिटी बनाते हैं। बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन जब दो देश आपस में ब्लेंड नहीं होना चाहते और उनका रिलेशन इतना खराब हो जाता है कि वो एक दूसरे को कट ऑफ कर देते हैं, तब क्या होता है? तब तो भाई देश एक दूसरे के ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन लगा देते हैं। और उस ऑफिशियल इंटरनेशनल बैन को हमारा 8वां वर्ड डिस्क्राइब करता है, एम्बागो। इंग्लिश में ऑफिशियल बैन ऑन ट्रेड और एक्टिविटी, हिंदी में प्रतिबंध। प्रतिबंध ये सुनने में ही काफी हैगी लग रहा है, पर क्या मम्मी का टीवी देखने पर बैन लगाना भी एम्बार्गो है? नहीं यार, बैन या रेस्ट्रिक्शन तो एक नॉर्मल रोक है, लेकिन एम्बार्गो स्पेसिफिकली ट्रेड और पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है, जैसे ब्लॉकेट करना। गॉट इट। तो हम बोलेंगे द कंट्री इम्पोज्ड एन एम्बार्गो, या फिर द एम्बार्गो स्टॉप्ड एक्सपोर्ट्स। ये स्पेसिफिकली इंटरनेशनल लेवल पर यूज होगा। राइट। अब एम्बार्गो में तो आपने सप्लाई रोक दी, लेकिन इसके उलट पर्सनल लाइफ में हम गेस्ट्स या दोस्तों के लिए रास्ते खोलते हैं, उनके लिए जगह बनाते हैं। हाँ, जैसे जब घर में मेहमान आते हैं तो हम अपना रूम उन्हें दे देते हैं, उनके हिसाब से स्पेस फिट इन करते हैं। और इस एडजस्ट करने को हम कहते हैं हमारा नोवा वर्ड अकोमोडेट। मीनिंग है टू प्रोवाइड स्पेस और एडजस्ट फॉर समवन, हिंदी में समायोजित करना। पर एक बात बताओ, अगर मैं अपने दोस्त की असाइनमेंट में हेल्प कर रही हूँ तो क्या मैं उसको अकोमोडेट कर रही हूँ? नहीं, वो तो असिस्ट करना या हेल्प करना हुआ। अकोमोडेट का मेन फोकस होता है किसी के लिए स्पेस बनाना या उनकी फिजिकल नीड्स के हिसाब से चेंजेस करना। अच्छा, जैसे होटल के लिए बोलते हैं द होटल कैन अकोमोडेट 200 गेस्ट्स। और शेड्यूलिंग में दे अकोमोडेटेड आवर रिक्वेस्ट, मतलब उन्होंने हमारे लिए अपना टाइम एडजस्ट किया। परफेक्ट। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पर। किसी को भी अकोमोडेट करने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले सबकी परमिशन चाहिए होती है। हाँ, और उस फाउंडेशन को हमारा 10वां वर्ड कहते हैं, कंसेंट। मीनिंग परमिशन और अग्रीमेंट, हिंदी में एकदम क्लियर सहमति। अच्छा, अगर मेरा दोस्त बोले कि तू मेरी बाइक ले जा, तो ये उसकी एडवाइस है या उसका कंसेंट है? एडवाइस होती है जब कोई बोले तुझे बाइक ले जानी चाहिए, लेकिन जब वो अपनी चीज इस्तेमाल करने के लिए क्लियर परमिशन देता है तो वो कंसेंट है। ये एक एक्टिव अप्रूवल है। राइट। इसीलिए लॉ और रिलेशनशिप्स दोनों में ये वर्ड बहुत वेट कैरी करता है। शी गेव हर कंसेंट, मतलब उसने क्लियरली हाँ बोला। एंड कंसेंट इज नेसेसरी, ये तो बेसिक रूल है लाइफ का। एकदम सही कहा। पहली सिचुएशन इमेजिन करते हैं, एक केमिस्ट्री लैब का सीन है या किसी पुरानी फैक्ट्री के आसपास का एरिया। अच्छा। अचानक हवा में एक ऐसी स्मेल आती है जो सिर्फ बदबूदार नहीं है, बल्कि गले और आंखों में जलन पैदा कर रही है। एकदम हेल्थ के लिए डेंजरस हवा। ऐसी सफोकेटिंग सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक सटीक वर्ड है नॉक्शियस, NOXIOUS। अच्छा, नॉक्शियस। तो इंग्लिश में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? इंग्लिश में इसका मीनिंग है हार्मफुल, पॉइजनस और वेरी अनहेल्दी, और हिंदी में हम इसे कहेंगे हानिकारक या जहरीला। पर एक चीज है, हम लोग नॉर्मली टॉक्सिक वर्ड बहुत यूज करते हैं, तो टॉक्सिक और हैजर्डस में डिफरेंस क्या हुआ फिर? ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखो, टॉक्सिक एक स्पेसिफिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है जो सीधे बॉडी सेल को डैमेज करे। राइट। और पॉइजनस का मतलब है जिसमें जहर हो। पर हैजर्डस एक पूरी रिस्की सिचुएशन होती है, जैसे टॉक्सिक केमिकल का फर्श पर गिरना एक हैजर्डस सिचुएशन है। ओह अच्छा। जबकि नॉक्शियस हम आम तौर पर उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो हमारी सेंसेस पर अटैक करती हैं, जैसे धुआं या एक्सट्रीम पोल्यूशन। तो जैसे सर्दियों में पोल्यूशन वाली थिक हवा होती है, उसको हम नॉक्शियस एयर कह सकते हैं? ये बहुत रिलेटेबल है। बिल्कुल।
इसका यूज फैक्ट्रीज, केमिकल्स या बुरी आदतों के कॉन्टेक्स्ट में साजन। नेचुरल लगता है। जैसे एक सेंटेंस बनता है, द फैक्ट्री रिलीज नॉक्शियस गैसेस इनटू द एयर। यानी उस फैक्ट्री ने हवा में हानिकारक गैस छोड़ी। हाँ, और डेली हैबिट्स पे हो सकता है, स्मोकिंग प्रोड्यूसेस नॉक्शियस केमिकल्स इन योर लंग्स। सिगरेट पीना फेफड़ों में जहरीले रसायन बनाता है। सही कहा। अब आगे बढ़ते हैं। सोचिए एक इंसान एकदम चुप खड़ा है, उसने एक शब्द नहीं कहा, हाँ, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा लुक है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो, बस देखकर ही एक डर फील होने लगे। ऐसी डर पैदा करने वाली वाइब के लिए वर्ड है मेनेसिंग, MENACING। मेनेसिंग। तो इसका मीनिंग क्या निकल कर आता है? इंग्लिश में इट मीन्स शोइंग डेंजर और थ्रेट। हिंदी में इसका मतलब है डरावना या धमकी भरा। धमकी भरा। पर इंटिमिडेटिंग और थ्रेटनिंग भी तो ऐसे ही वर्ड्स हैं। इनमें असली फर्क कहाँ आता है? क्योंकि किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान से भी तो डर लगता है। देखो, इंटिमिडेटिंग किसी की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी या स्टेटस की वजह से भी फील हो सकता है। जैसे एक स्ट्रिक्ट प्रोफेसर से बच्चे इंटिमिडेट हो सकते हैं, हाँ, वो तो होता है। पर उनका इंटेंशन नुकसान पहुंचाना नहीं होता। मेनेसिंग डायरेक्टली फिजिकल या इमोशनल खतरे का सिग्नल देता है। जैसे जंगल में एक शिकारी जानवर मेनेसिंग लगता है। इंटिमिडेटिंग नहीं। सो बेसिकली इंटिमिडेटिंग होना एक ऑरा है, पर मेनेसिंग होना एक क्लियर थ्रेट है। डेली लाइफ में हम विलन्स, एंग्री बॉसेस या बादलों के लिए इसे यूज करते हैं। एग्जैक्टली। जैसे, ही गेव मी अ मेनेसिंग स्टेयर। उसने मुझे धमकी भरी नजर से देखा। और स्टॉर्म आने से पहले के आसमान के लिए द स्काई लुक डार्क एंड मेनेसिंग बिफोर द स्टॉर्म। तूफान से पहले आसमान डरावना लग रहा था। बिल्कुल सही। अब एक और फिजिकल एस्पेक्ट देखते हैं। कभी किसी ऐसे इंसान को चलते हुए देखा है जिसके कंधे एकदम नीचे गिर गए हो, जो थोड़ा झुककर चल रहा हो, जैसे कोई बड़ा फिजिकल या मेंटल बोझ उठाया हो? हाँ, इस स्पेसिफिक पोस्चर के लिए वर्ड है स्टूपिंग, STOOPING। स्टूपिंग। तो हिंदी में इसका सीधा मतलब झुकना हुआ ना? इंग्लिश में बेंडिंग फॉरवर्ड और डाउनवर्ड, और हिंदी में झुकना। पर हम बेंडिंग, हंचिंग या क्राउचिंग भी तो बोलते हैं। हाँ, स्टूपिंग और क्राउचिंग में प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है? स्टूपिंग में हम कमर या अपर बॉडी से आगे झुकते हैं, जैसे फोन उठाने के लिए। पर क्राउचिंग में हम घुटने पूरे मोड़कर जमीन के पास बैठते हैं, जैसे कोई छिपने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा, मतलब क्राउचिंग एक डिफेंस एक्शन है और स्टूपिंग बस एक पोस्चर है। इसे मेटाफोरिकली भी तो यूज करते हैं ना, जैसे स्टूपिंग टू समवन्स लेवल। हाँ, किसी बहस में अपना स्टैंडर्ड गिराना। लिटरली इसका एग्जाम्पल होगा, ही वाज स्टूपिंग टू पिक अप हिज फोन। वो अपना फोन उठाने के लिए झुक रहा था। या फिर शी वॉक्ड विद अ स्टूपिंग पोस्चर। वो झुकी हुई मुद्रा में चल रही थी। सही। और कभी कभी झुकाव फिजिकल नहीं होता। जब कॉन्फिडेंस गिरता है तो आवाज और कदम भी साथ छोड़ देते हैं। हाँ, इमेजिन करते हैं कोई स्टेज पर प्रेजेंटेशन दे रहा है। शुरुआत अच्छी हुई, पर अचानक आवाज हिलने लगी, वर्ड्स अटकने लगते हैं और मोमेंटम एकदम लो हो जाता है। एक पैनिक वाली फीलिंग। जब कॉन्फिडेंस या प्रोग्रेस अचानक गिरे तो उस स्टेट को कहते हैं फॉल्टरिंग, FALTERING। फॉल्टरिंग इसका मतलब क्या होगा? इंग्लिश में लूजिंग स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और मोमेंटम। हिंदी में इसे कहते हैं डगमगाना या लड़खड़ाना। डगमगाना। इसके सिनोनिम्स हेजिटेटिंग या वेवरिंग होते हैं, पर वेवरिंग और फॉल्टरिंग में बाउंड्री क्लियर नहीं लगती मुझे। फॉल्टरिंग हमेशा एक्शन या फिजिकल आउटपुट में दिखता है। कदम फॉल्टर होते हैं, आवाज फॉल्टर होती है। अच्छा, जबकि वेवरिंग माइंड या डिसीजन मेकिंग से जुड़ा होता है। जब दिमाग दो ऑप्शंस के बीच फिक्स ना हो पाए तो डिसीजन वेवर करता है। तो एक्शन फॉल्टर करता है और डिसीजन वेवर करता है। क्लियर हो गया। सेंटेंसेस देखते हैं। हिज वॉइस वाज फॉल्टरिंग ड्यूरिंग द स्पीच। भाषण के दौरान उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। और कंपनी के लिए, द कंपनी इज फॉल्टरिंग ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। खराब प्रबंधन के कारण कंपनी डगमगा रही है। अब आते हैं एक थोड़े डार्क सीन पर। कोई एकदम अकेले चुपचाप बैठा है, चेहरे से लग रहा है कि भयंकर ओवरथिंकिंग चल रही है। मूड एकदम हैवी है। हाँ, जैसे दिमाग में एक लूप चल रहा हो। इस हैवी और नेगेटिव ओवरथिंकिंग स्टेट को कहते हैं ब्रूडिंग। BROODING। ब्रूडिंग। डेफिनेशन क्या है इसकी? डीपली थिंकिंग इन अ सैड और वरीड वे। हिंदी में कहेंगे उदास होकर सोचते रहना। इसके सिनोनिम्स ओवरथिंकिंग, पॉन्डरिंग या सल्किंग है। यहाँ एक डाउट है, ब्रूडिंग और सल्किंग दोनों में इंसान चुपचाप बैठा होता है, तो डिफरेंस क्या है? देखो, ब्रूडिंग एक डीप इंटरनल स्टेट है जहां इंसान सच में सैड होता है और उसका इंटेंशन अटेंशन पाना नहीं होता। पर सल्किंग में थोड़ा एटीट्यूड होता है, किसी बात पर नाराज होकर चुप बैठ जाना ताकि लोग मनाएं। सल्किंग थोड़ा इमेच्योर है और ब्रूडिंग
डार्क साइकोलॉजिकल स्टेट है। अच्छा, तो सल्किंग ध्यान खींचना है और ब्रूडिंग सच में खोना है अपने डार्क थॉट्स में। डेली लाइफ में फेलियर या हार्ट ब्रेक के बाद लोग ब्रूड करते हैं। सेंटेंस बनता है, ही सैट अलोन ब्रूडिंग ओवर हिज मिस्टेक्स। वो अपनी गलतियों पर उदास होकर सोच रहा था। और लड़ाई के बाद वाला एग्जाम्पल? शी हैज बिन ब्रूडिंग सिंस द आर्ग्यूमेंट। बहस के बाद से वो चुपचाप सोच रही है। बिल्कुल। अब कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ उदासी नहीं देते, बल्कि एक गहरा निशान छोड़ जाते हैं। हाँ, एकदम ट्रॉमा जैसा। एक ऐसी घटना जो इतनी पेनफुल और एक्सट्रीम हो कि याद करके ही दिल भारी हो जाए। ऐसे सिवियरली डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंसेस के लिए वर्ड है हैरोइंग। HARROWING। हैरोइंग, मीनिंग क्या होगा इसका? एक्सट्रीमली पेनफुल और डिस्टर्बिंग। हिंदी में से कहते हैं अत्यंत दुखद या कष्टदायक। कष्टदायक। सिनोनिम्स में ट्रॉमेटिक और हार्ट ब्रेकिंग आते हैं, पर हैरोइंग और हार्ट ब्रेकिंग में फर्क क्या है? दोनों एक्सट्रीम लगते हैं। हार्ट ब्रेकिंग एक डीप इमोशनल पेन होता है, किसी का चले जाना या सपना टूटना। हाँ, दिल टूटने जैसा। लेकिन हैरोइंग बहुत इंटेंस और शॉकिंग होता है, जैसे किसी भयंकर कार एक्सीडेंट से बचना या वॉर जोन का सीन, जहां फिजिकल और मेंटल खतरा दोनों हो। तो हैरोइंग शॉक देता है जिसमें डर और पेन मिक्स्ड हो। इसका यूज डिजास्टर्स या सर्वाइवल स्टोरीज में होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होगा? He shared a harrowing story of survival. उसने जीवित बचने की एक कष्टदायक कहानी सुनाई। इट वॉज अ हैरोइंग एक्सपीरियंस फॉर द फैमिली। वो परिवार के लिए बेहद दुखद अनुभव था। सही बात है। चलिए अब थोड़ा लाइट और रिलेटेबल वर्ड देखते हैं। हाँ, ये तो सबके साथ होता है। अचानक कोई गलती पकड़ी जाए, जैसे डाइट पे हो और मीठा खाते पकड़े जाए। उसके बाद जो ऑकवर्ड सी स्माइल आती है, हाँ, लोग नीचे देखकर बस मुस्कुरा देते हैं और शर्मिंदा फील करते हैं। इसे कहते हैं शीपिश। SHEEPISH। शीपिश, इसकी डेफिनेशन क्या है? Embarrassed in a shy और awkward way। हिंदी में झेंपा हुआ या हल्का शर्मिंदा होना। अशेम्ड और एम्बैरेस्ड इसके सिनोनिम्स हैं। तो अशेम्ड और शीपिश की बाउंड्री क्या होगी? Ashamed में एक गहरी गिल्ट होती है, जब कुछ मॉरली गलत किया हो जिससे किसी का नुकसान हुआ हो। वहां स्माइल नहीं आती। ओह, अच्छा। लेकिन शीपिश में एक हल्का सा एम्बैरेसमेंट और ऑकवर्डनेस होती है, छोटी सिली गलतियों पर। जैसे दोस्तों के बीच झूठ पकड़ा जाना या किसी का बर्थडे भूल जाना। सेंटेंस क्या बनेगा इसका? He gave a sheepish smile after being late। लेट होने के बाद उसने झेपी हुई मुस्कान दी। She looked sheepish when her lie was exposed। झूठ पकड़े जाने पर वो शर्मिंदा दिखी। ये बड़ा आसान वर्ड है। अब आते हैं वेदर की एक्सट्रीम पावर पर। इमेजिन करते हैं ऐसी बारिश जहां नॉर्मल ड्रॉप्स नहीं गिर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आसमान से पूरी बाल्टी उलट दी हो। ऐसी एक्सट्रीम बारिश के लिए वर्ड है टोरेंशियल। TORRENTIAL। टोरेंशियल, हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? एक्सट्रीमली हेवी एंड फास्ट, यूजुअली रेन। हिंदी में इसे हम कहेंगे मूसलाधार। मूसलाधार। ये हेवी, पोरिंग और फ्लडिंग जैसा है। पर टोरेंशियल और हेवी में टेक्निकल डिफरेंस क्या है? हेवी रेन में बारिश ज्यादा होती है पर काम चल जाता है। राइट। टोरेंशियल एक एक्स्ट्रा इंटेंस लेवल है, जहां वॉल्यूम और फोर्स इतना ज्यादा होता है कि सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, फ्लड्स आने का डर रहता है। अच्छा, तो मुंबई फ्लड्स जैसी बारिश टोरेंशियल हुई। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होगा? टोरेंशियल रेन फ्लडेड द स्ट्रीट्स। मूसलाधार बारिश ने सड़कों को पानी से भर दिया। We were stuck in torrential downpour। हम तेज मूसलाधार बारिश में फंस गए थे। जब लाइफ में ऐसी टोरेंशियल सिचुएशंस आती हैं, तब नॉर्मल अप्रोच से काम नहीं चलता। हाँ, प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि अब कोई बड़ा और एक्सट्रीम फैसला लेना पड़ता है। जब अचानक ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कदम उठाना पड़े तो उसे कहते हैं ड्रास्टिक। DRASTIC। ड्रास्टिक, इसका मीनिंग क्या हुआ? एन एक्सट्रीम एंड सडन एक्शन। हिंदी में से कहेंगे कठोर या अत्यधिक। एक्सट्रीम और रैडिकल भी इसी के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। रैडिकल और ड्रास्टिक का फर्क कैसे समझें? दोनों में ही बदलाव होता है। ड्रास्टिक एक अचानक लिया गया स्ट्रॉन्ग एक्शन है किसी इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए। उसका इफेक्ट तुरंत होता है। अच्छा। जबकि रैडिकल का मतलब है किसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाना और पूरे सिस्टम को परमानेंटली बदल देना। ये वेल प्लान्ड होते हैं और ड्रास्टिक मेजर्स इमरजेंसी में लिए जाते हैं। तो इमरजेंसी लॉकडाउन ड्रास्टिक स्टेप है और एजुकेशन सिस्टम को सालों बाद बदलना रैडिकल है। सेंटेंस देखते हैं। द स्कूल टुक ड्रास्टिक मेजर्स टू स्टॉप चीटिंग। नकल रोकने के लिए स्कूल ने कठोर कदम उठाए। दूसरा एग्जाम्पल, ही मेड अ ड्रास्टिक करियर चेंज। उसने अपने करियर में अचानक बड़ा बदलाव किया।
कोई इंसान किसी गोल के लिए इतना पैशनेट हो जाए कि आराम करना भूल जाए। एकदम जुनून की हद तक। हाँ, ऐसी एक्सट्रीम पैशन और डेडिकेशन के लिए वर्ड क्या है? वर्ड है zealous, ZEALOUS। जीलस। मीनिंग क्या होगा? एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक एंड पैशनेट। हिंदी में साजन। अत्यंत उत्साही या जोशीला। एंथुजियास्टिक और पैशनेट भी तो सेम ही है, तो जीलस अलग कहाँ है? एंथुजियास्टिक एक नॉर्मल पॉजिटिव एक्साइटमेंट है, जैसे किसी नई मूवी के लिए। पर जीलस की इंटेंसिटी कभी-कभी जुनून बन जाती है, जहां इंसान बाकी चीजें भूल जाता है। अच्छा, एक्टिविस्ट्स और हार्डकोर टॉपर्स जीलस होते हैं। सेंटेंस देखते हैं। शी इज अ जीलस सपोर्टर ऑफ एनिमल राइट्स। वो पशु अधिकारों की जोशीली समर्थक है। और ही वर्कड विद जीलस डेडिकेशन। उसने अत्यंत जोश और समर्पण के साथ काम किया। इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जो बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ऑफिस में कोई कॉलीग कीबोर्ड पर बहुत जोर जोर से उंगलियां पटक कर टाइप कर रहा है। हाँ, ऐसी सिचुएशंस तो सच में बहुत होती हैं। राइट। अंदर के अंदर बहुत चिढ़ मच रही है, पर फिर भी उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन के लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा? इसके लिए एक परफेक्ट टर्म है पुट अप विथ। अच्छा, पुट अप विद। हाँ, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है टू टॉलरेट समथिंग अनप्लेजेंट, और हिंदी में सिंपल भाषा में कहें तो सहन करना। सहन करना। साजन। राइट। वैसे इसके और भी सिनोनिम्स दिमाग में आते हैं, जैसे टॉलरेट करना। बिल्कुल, टॉलरेट करना एक सिनोनिम है। इसके अलावा एंड्योर करना भी होता है, जिसका मतलब है मुश्किल झेलना। और बेयर करना भी तो होता है ना? हाँ, बेयर करना यानी सहना। और एक और वर्ड है एक्सेप्ट, जिसका मतलब है मजबूरी में मान लेना। एक सेकंड, अगर एक्सेप्ट का मतलब भी मान लेना है तो पुट अप विद और एक्सेप्ट में असल फर्क क्या है? देखो, पुट अप विद का मतलब है किसी चीज को ना पसंद होने के बावजूद टॉलरेट करना। अच्छा, मतलब अंदर से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एग्जैक्टली, टॉलरेट डिस्पाइट डिसलाइक, लेकिन जब कोई चीज एक्सेप्ट कर ली जाती है तो वहां स्ट्रगल खत्म हो जाता है। ओह वाह। सो बेसिकली जब तक हम किसी इनोइंग हैबिट को झेल रहे हैं, हम पुट अप विद कर रहे हैं। हाँ, और इसका डेली लाइफ में यूज सबसे ज्यादा इन्हीं अनोइंग हैबिट्स या खराब सिचुएशन के लिए ही होता है। कोई सेंटेंस एग्जांपल है इसका? जैसे आई कांट पुट अप विद नॉइज, मतलब मैं इस शोर को और पुट अप विद नहीं कर सकती, मेरी लिमिट क्रॉस हो गई है। राइट। और अगर किसी इंसान के बिहेवियर की बात हो तो हम कहेंगे शी पुट अप विद हिज बिहेवियर, यानी उसने उसका बिहेवियर पुट अप विद किया, भले ही उसे पसंद नहीं था। क्या बात है। चलो अब दूसरी सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लो किसी को कोई बड़ा टास्क दिया और उसने वो काम एकदम परफेक्टली कंप्लीट कर दिया। ऐसी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस या इस खूबी को क्या कहेंगे? ऐसी एबिलिटी को जो किसी को रिलायबल बनाती है हम कहते हैं कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस, ये तो कॉर्पोरेट दुनिया और जॉब्स वगैरह में बहुत सुनने को मिलता है। हाँ, इंग्लिश में इसका मीनिंग है एबिलिटी और स्किल टू डू समथिंग वेल। और हिंदी में से क्या कहेंगे? हिंदी में इसको कहते हैं दक्षता। दक्षता। ओके, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? पहला सिनोनिम तो स्किल ही है, यानी काम करने की एबिलिटी। राइट। दूसरा है एक्सपर्टीज, जो थोड़ी एडवांस लेवल की स्किल होती है। इसके अलावा कैपेबिलिटी यानी कुछ करने की पावर, और एफिशिएंसी, जिसका मतलब है कम टाइम में इफेक्टिव तरीके से काम करना। क्वेश्चन है यहाँ, क्या टैलेंट और कॉम्पिटेंस एक ही बात है? नहीं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्चुअली। कॉम्पिटेंस हमेशा एक सीखी हुई योग्यता होती है, यानी लर्नड एबिलिटी। अच्छा, मतलब जो प्रैक्टिस और पढ़ाई से आती है। बिल्कुल। जबकि टैलेंट जन्मजात हो सकता है, जैसे कोई नेचुरल सिंगर हो, पर प्लेन उड़ाना कॉम्पिटेंस है। मेक सेंस। इसका डेली लाइफ यूज कहाँ होता है फिर? इसका यूज मेन तौर पर जॉब्स में और परफॉर्मेंस और क्वालिफिकेशंस के कॉन्टेक्स्ट में होता है। एक दो सेंटेंसेस बता दो ताकि और क्लियर हो जाए। श्योर। जैसे हर कॉम्पिटेंस इम्प्रेस्ड एवरीवन, मतलब उसकी कॉम्पिटेंस सबको इम्प्रेस कर गई। हाँ, और जॉब पोस्ट के लिए कैसे बोलेंगे? द जॉब रिक्वायर्स कॉम्पिटेंस, यानी इस जॉब के लिए कॉम्पिटेंस चाहिए, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। सही है। अच्छा, अब तीसरे वर्ड पर आते हैं। मान लो कोई वर्ड बहुत बड़ा है और नोट्स बनाते वक्त उसका एकदम शॉर्ट वर्जन चाहिए, तब क्या करते हैं? लैंग्वेज में उस प्रोसेस को हम कहते हैं अब्रीविएट। अब्रीविएट। राइट। हाँ। इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू शॉर्टन अ वर्ड और फ्रेज, और हिंदी में संक्षेप करना। संक्षेप करना। इसके सिमिलर वर्ड्स कौन कौन से होंगे? इसके सिनोनिम्स के लिस्ट में आते हैं शॉर्टन यानी छोटा करना, कंडेंस मतलब रिड्यूस करना। कंडेंस करना, राइट? हाँ, और कंप्रेस, जिसका मतलब साइज कम करना, और रिड्यूस यानी सिंपल घटाना। वैसे शॉर्टन करना और अब्रीविएट करने में क्या अंतर है? दोनों का मतलब छोटा करना ही तो है। अच्छा सवाल है। अब्रीविएट एक्चुअली किसी शब्द या टाइटल का ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म बनाना होता है। ओह, अच्छा, ऑफिशियल वाला एंगल इसमें। हाँ बिल्कुल। जैसे आप किसी पैंट की लंबाई को शॉर्टन कर सकते हैं, पर उसको अब्रीविएट नहीं कर सकते। अब्रीविएट सिर्फ लैंग्वेज में होता है। गॉट इट। राइटिंग नोट्स बनाने और टेक्सटिंग में इसका बहुत यूज होता है ना? बिल्कुल, और टेक्स्ट करते टाइम तो हम बहुत अब्रीविएट करते हैं। इसका सेंटेंस एग्जांपल देखें तो वी अब्रीविएट डॉक्टर एज डीआर। मतलब डॉक्टर को डीआर अब्रीविएट करते हैं। अब्रीविएट द टाइटल, यानी टाइटल को अब्रीविएट करो ताकि स्पेस बचे। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी दर्द या तकलीफ वाली सिचुएशन इमेजिन करते हैं। ठीक है। मान लो बहुत एक्सट्रीम पेन है, या कोई इंसान भारी स्ट्रेस से गुजर रहा है और अचानक कोई आकर उस दर्द को थोड़ा कम कर दे,
या राहत दे दे। उस राहत देने वाले एक्शन को हम कहते हैं अलिविएट। अलीविएट। हाँ, इंग्लिश मीनिंग है टू रिड्यूस पेन और डिफिकल्टी, और हिंदी में कम करना या राहत देना। राहत देना। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? रिलीव करना यानी दर्द से राहत देना, ईज मतलब टेंशन या जकड़न कम करना, राइट। रिड्यूस यानी मात्रा कम करना, और मिटिगेट जिसका मतलब खतरे या इंटेंसिटी को कम करना होता है। वेट, एक डाउट है, अगर किसी मेडिसिन से दर्द एलिविएट हुआ तो क्या इसका मतलब बीमारी पूरी तरह क्योर हो गई? यही तो कैच है। अलिविएट का मतलब सिर्फ दर्द या परेशानी को कम करना होता है, यानी रिड्यूस करना, पूरी तरह से जड़ से ठीक करना नहीं। ओह अच्छा, मतलब रूट कॉज खत्म नहीं हुआ, बस टेम्पररी रिलीफ मिला। बिल्कुल। क्योर का मतलब फुली ठीक करना होता है, जो कि अलिविएट से बिल्कुल अलग है। राइट। इसका डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है फिर? मोस्टली स्ट्रेस, पेन या किसी बड़ी प्रॉब्लम के असर को कम करने के लिए ही इसका यूज होता है। इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? जैसे मेडिसिन एलिविएट्स पेन, यानी मेडिसिन पेन एलिविएट करती है, उसे सहने लायक बनाती है। और अगर किसी बड़ी सोशल प्रॉब्लम की बात हो जाए, जैसे पॉवर्टी? हाँ, तो बोल सकते हैं एफर्ट्स एलिविएटेड पॉवर्टी, यानी कोशिशों ने पॉवर्टी को एलिविएट किया। नाइस। अब एक थोड़ी नेचुरल एनालॉजी देता हूँ। जैसे एक स्पंज पानी में रखा है और वो बिना शोर किए पूरी तरह से पानी अंदर खींच लेता है। हाँ बिल्कुल। उस सिचुएशन के लिए हमारा वर्ड क्या होगा? उस प्रोसेस के लिए परफेक्ट वर्ड है अब्सॉर्ब। अब्सॉर्ब। हाँ, इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू टेक इन और सोक अप, और हिंदी में इसका सिंपल मीनिंग है सोख लेना। सोख लेना, राइट। इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं सोख मतलब पानी लेना, टेक इन यानी किसी चीज को अंदर ग्रहण करना, असिमिलेट जिसका यूज नॉलेज लेने के लिए होता है, और एनगल्फ यानी किसी चीज को पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लेना। वैसे पढ़ाई की बात हो तो क्या हम लर्न करने को भी अब्सॉर्ब करना कह सकते हैं? इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब्सॉर्ब करना एक नेचुरल इनटेक होता है, नेचुरल इनटेक मतलब? जैसे बिना रेट या बिना एफर्ट के किसी बात को गहराई से समझ लेना, जबकि लर्न करने में कॉन्शियस एफर्ट लगता है। ओह राइट, जैसे बच्चे अपने आसपास की लैंग्वेज अब्सॉर्ब करते हैं नेचुरली। एग्जैक्टली। इसका डेली लाइफ यूज लिक्विड्स, नॉलेज और एनर्जी तीनों को अंदर लेने के लिए होता है। सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। हाँ, द स्पंज अब्सॉर्ब्स वाटर, यानी स्पंज वाटर अब्सॉर्ब करता है। ये एक बेसिक फिजिकल एग्जांपल हुआ। और नॉलेज या आइडियाज के लिए? शी अब्सॉर्ब्ड न्यू आइडियाज क्विकली, यानी उसने नए आइडियाज बहुत जल्दी अब्सॉर्ब किए बिना किसी प्रॉब्लम के। क्या बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब सोचो सिचुएशन एकदम नॉर्मल है, बाहर धूप खिली है, ठीक है, पर फिर भी दिमाग में सिर्फ वर्स्ट आउटकम चल रहा है कि आज तो कुछ बुरा ही होने वाला है। ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? ऐसे हमेशा नेगेटिव सोचने वाले इंसान को हम कहते हैं पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक। हाँ, इंग्लिश मीनिंग है एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट आउटकम। और हिंदी में? इसे निराशावादी कहते हैं ना। बिल्कुल। निराशावादी। इसके सिनोनिम्स में आते हैं नेगेटिव, यानी हमेशा बैड आउटकम सोचना। राइट है। वैसे एक डिबेट चलती है, कुछ लोग कहते हैं कि वो रियलिस्टिक हैं, पेसिमिस्टिक नहीं। तो साइकोलॉजी के हिसाब से इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, पेसिमिस्टिक होने का मतलब है हद से ज्यादा नेगेटिव होना, यानी ओवरली नेगेटिव, जबकि रियलिस्टिक होना सच्चाई और फैक्ट्स को देखना होता है। अच्छा, मतलब फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। हाँ, रियलिस्टिक इंसान डेटा पर बात करता है, पर पेसिमिस्टिक बिना बादल के भी बिजली गिरने का डर रखता है। मेक सेंस। इसका यूज बेसिकली लोगों के एटीट्यूड्स और उनकी प्रेडिक्शंस के बारे में बात करते वक्त होता है। एकदम सही। सेंटेंस क्या होगा इसका देखते हैं। जैसे ही इज पेसिमिस्टिक अबाउट रिजल्ट्स, मतलब वो रिजल्ट्स को लेकर बहुत पेसिमिस्टिक है। और किसी को इस नेगेटिव सोच से बाहर निकालने के लिए बोलना हो तो सिंपली कह सकते हैं डोंट बी पेसिमिस्टिक, यानी पेसिमिस्टिक मत बनो, उतना बुरा नहीं होगा। राइट।